गुड मॉर्निंग। तो हम बात करेंगे आज बायोडाइवर्सिटी की। हाँ, बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे और ये एक सेपरेट टॉपिक है और इस बार हम प्रेडिक्ट करें, अनुमान लगाएं कि 2 से 3 सवाल इस टॉपिक से आते हैं, तो इतने आने चाहिए। सही है, तो 2 से 3 सवाल के लायक टॉपिक है ये। प्रीलिम्स में आपके कहाँ है बायोडाइवर्सिटी? साइंस वाले सेक्शन में है ना, विज्ञान वाले बायोलॉजी के जस्ट नीचे वहां पर जो 3 शब्द है उसमें एक शब्द है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और तीसरा शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इन्हीं शब्द है। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन में एक ठीक ठाक पोर्शन बायोडाइवर्सिटी का। तो सबसे पहले तो ये जो 3 परिभाषाएं हमने लिखी होती है पुराने वाले नोट्स में, बायोडाइवर्सिटी, समस्त जीवों के मध्य विविधता, ये वो है, इसको याद नहीं करना है, इसको याद रखने का बर्डन नहीं रखना है। वो अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है कि हमें एग्जाम को पास करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो ये बताओ, या दूसरी अप्रोच ये है कि एग्जाम को पास करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो बताओ। जब ये पता लग जाए क्या नहीं करना चाहिए तो फिर बचा हुआ कर लेना चाहिए। सिंपल सी अप्रोच है। मतलब दोनों ही चीजें जीवन की हर जगह लागू होती है। हम कंफ्यूज कब होते हैं? जब हमें ये पता होता है कि क्या नहीं करना चाहिए और फिर भी हम वो करते हैं, तो समस्या पैदा होती है। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह, या फिर या तो हमें इतने फोकस्ड है कि हमें पता है ये करना है, या फिर हमें ये पता होना चाहिए कि ये नहीं करना है तो बचा हुआ करना है। सही है। वैसे वही चीज नोट्स के साथ भी है कि हम नोट्स में वो सब चीजें एलिमिनेट करते हुए चलेंगे जिसको हमें टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होगा हमें। सही है। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की क्या है, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। फिर भी समझने के लिए हम क्या कहें, इस पृथ्वी के ऊपर, अच्छा वापस से इसको समझ करें, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़े बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि हमने कल एक एनवायरनमेंट का डायग्राम बनाया था कि जिसमें उसके 4 कंपोनेंट या घटक दिखाए थे हमने। पृथ्वी की सरफेस से कितनी गहराई, 200 मीटर, 200 मीटर, और पृथ्वी की सरफेस से कितनी हाइट, 6000 मीटर। ये एरिया है, ये रेंज है। इस रेंज में जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पाए जाते हैं, और यही जो रेंज है, जो जीवों के पाए जाने वाला क्षेत्र पृथ्वी पर, इसी का नाम है बायोस्फीयर या जीवमंडल। ये जो ऊपर कार्बन बन रहा है, ये पहाड़, नदी, मैदान, पठार अपने आप बाय डिफॉल्ट बन रहा है इसलिए। तो ये जीरो मान लें तो इसे 6000 मीटर की हाइट और 200 मीटर की गहराई। तो पृथ्वी की सरफेस से यहां पर ये अगर जीरो माने हम तो 6000 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब 6 किलोमीटर की हाइट तक, और पृथ्वी सरफेस से 200 मीटर की गहराई तक, ये जो जोन है जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, इस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर, जीवमंडल कहते हैं इसको। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें एक आध सवाल क्लासिकल इकोलॉजी का आ रहा है, जैसे फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, एल्टोनियन पिरामिड किसको कहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे वाले सवाल आ रहे हैं। सही है। हम एक फ्लो चार्ट बना के उस पूरी क्लासिकल इकोलॉजी को तो मतलब फ्रेम में समेट लेते हैं। अगर ऐसा ही फिर केस वैसे तो आए नहीं, क्यों आपके सिलेबस में नहीं है ये क्लासिकल इकोलॉजी, कहीं आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में क्या है, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, एक शब्द अगर आप देखोगे तो पर्यावरण या परिस्थिति के परिवर्तन है, ये शब्द है। तो या तो एग्जामिनर इस रास्ते से कोई एक आध सवाल जो वो घुसा दे यहाँ पर, या फिर बायोडाइवर्सिटी वाले के थ्रू यहाँ पर एक सवाल क्लासिकल इकोलॉजी का घुसा दे। वैसे जो पीवाईक्यू आप देखोगे पुराने सालों के पेपर, तो सिलेबस चेंज होने से पहले 2021 से पहले क्लासिकल इकोलॉजी के सवाल खूब पूछे जाते थे। फूड चेन किसको कहेंगे, फूड वेब किसको कहेंगे, प्रजाति किसको कहेंगे, पॉपुलेशन किसको कहते हैं, कम्युनिटी किसको कहते हैं, या फिर पिरामिड किसको कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, ऐसे वाले सवाल वहां पूछे जाते थे। अब चूंकि सिलेबस से हट गया है, ये क्लासिकल इकोलॉजी हमें है ही नहीं कहीं, तो इसलिए अगर वैसे सिविल सेवाओं के बारे में अगर कहा जाए तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। दैनिक जीवन में विज्ञान उसने वो लाइन लिख दी, उसमें सब कुछ ही है। लेकिन फिर भी अगर हमें इसकी आउटलाइन पता हो और एक ठीक कंसेप्चुअल सवाल हमसे पूछे तो हम उसको सोल्व कर दें। सही है। तो एक फ्लो चार्ट टाइप में, क्योंकि इसको लिखने में तो बहुत टाइम लगता है, बस इसकी एक ओवरऑल समझ बना ले और उस समझ या कंसेप्ट के आधार पर हम सवालों को ठीक कर दें। सही है। तो ये सबसे पहले तो क्लासिकल इकोलॉजी के लिए ये समझ होनी जरूरी है, क्योंकि इकोलॉजी है क्या चीज, जीवों का उसके पर्यावरण के साथ संबंध क्या है उसका अध्ययन करना, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। हमने अब तक जो टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो पोल्यूशन का है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का है, चाहे वो डिसर्टिफिकेशन डिफॉरेस्टेशन है, वो किसके टॉपिक है, एनवायरनमेंट के। वो जीवमंडल, सॉरी वो स्थल मंडल, जल मंडल या फिर वायुमंडल से संबंधित है। अब हम बात कर रहे हैं जो हम बायोस्फीयर या जीवमंडल की, और जीवमंडल में जीव पाए जाते हैं और इन्हीं की जो स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। सही। तो बायोस्फीयर की एक तो ये हमें बताना चाहिए कि रेंज क्या है जीवों के पाए जाने की। अब हमसे कुछ बायोडाइवर्सिटी में जो नोट्स है हमारे, उनमें कुछ शब्द लिखे हुए, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, और मीनिंग हमें पता होनी चाहिए तो एक फ्लो चार्ट हम साथ साथ में बना ले। उसमें हम सबसे पहले नाम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म, जीव। और ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है।
कोई भी जीव, ये हो सकता है कोई प्लांट या कोई एनिमल, पादप या जंतु, उसका क्या संबंध है उसके पर्यावरण से? जहां वो रहता है, जो उसका प्राकृतिक आवास है, वो उसका पर्यावरण है। और उस प्राकृतिक आवास में क्या है? हवा है, जमीन है, पानी है, और उसके अलावा बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु है। तो जब हम पर्यावरण नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये चार शब्द अनलॉक होने चाहिए। पर्यावरण का मतलब यही होता है, इन्हीं चीजों से मिलकर एनवायरनमेंट बनता है। तो जब हम एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या रिलेशन है? ऐसा रिलेशन मतलब भोजन को लेकर के, फूड को लेकर, शेल्टर, आवास को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर, या जो भी मनुष्य के अलावा प्रजातियां हैं वो सर्वाइव करने के लिए क्या क्या क्रियाएं करती है, उन सबको लेकर के। तो एक जीव का दूसरे जीवों के साथ क्या रिलेशन है? एक जीव को जमीन कैसे प्रभावित कर रही है और जमीन को वो कैसे प्रभावित कर रहा है? एक जीव को पानी वाली जो चीजें हैं, जो तालाब, झील, नदी या समुद्र, वो कैसे प्रभावित कर रही है, वो उसको कैसे प्रभावित कर रहा है? या फिर एक ऑर्गेनिज्म वायुमंडल को कैसे प्रभावित कर रहा है और खुद वायुमंडल से कैसे प्रभावित हो रहा है? तो द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और जीवों के मध्य अन्योन्य संबंध। अन्योन्य संबंध कौन से संबंध? ऐसे संबंध जिसमें वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये पर्यावरण इस जीव को और ये जीव इस पर्यावरण को किसी न किसी रूप में, छोटे रूप में, बड़े रूप में, बहुत माइक्रो लेवल पर इन्फ्लुएंस जरूर करता है। और इन दोनों का इन्फ्लुएंस क्या है, उस बात की स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो हमारी बेसिक टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट के है, लेकिन बायोडायवर्सिटी वाले में थोड़ा सा एक एंगल बनता है इकोलॉजी का। ठीक है, तो इन जीव और उसके पर्यावरण के मध्य क्या संबंध है, उन संबंधों के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। आगे बात समझिए। अच्छा, पारिस्थितिकी में जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन होता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता है, इससे छोटी इकाई नहीं होती है। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है या एनिमल है, वो किसी ग्रुप का मेंबर है, किसी न किसी एक समूह का सदस्य है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने जैसा यूनिक एक ऑर्गेनिज्म नहीं। जैसे हम हिरण की बात करें तो वो जो हिरण है वो अकेली नहीं है, उसकी जैसी दूसरी भी हिरण है, तो वो हिरणों का समूह है। इसी प्रकार हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट अपने आप में कोई अकेला यूनिक एलिफेंट नहीं है, उसके जैसे दूसरे भी एलिफेंट है। मतलब वो एक समूह का सदस्य, ग्रुप का मेंबर है। तो एक जैसे जो जीव है, सिमिलर, उनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को हम कहते हैं स्पीसीज या प्रजाति। जिसको हम प्रजाति या स्पीसीज कहते हैं, वो क्या चीज है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जीवों का समूह है। तो नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, जीव होगा, वो अकेला यूनिक खुद ही नहीं है, मतलब उसके जैसे दूसरे बहुत सारे जीव हैं, और वो जीवों का समूह जो है, ग्रुप जो है, उसको कहते हैं स्पीसीज। हिंदी में कहते हैं प्रजाति। प्रजाति जो है वो जीवों का समूह है। कौन से जीवों का? जिसमें एक चींटी, एक हाथी, एक जिराफ, एक जेब्रा हो, क्या वो समूह जीवों का एक स्पीसीज कहलाएगा? नहीं। सिर्फ जिसमें जेब्रा हो, या फिर सिर्फ जिसमें एलिफेंट हो, या सिर्फ जिसमें चींटी हो, या सिर्फ जिसमें मोर हो, तो इसका मतलब वो मोर प्रजाति, वो हाथी प्रजाति, वो चींटी प्रजाति, वो जेब्रा प्रजाति। सही है बात? तो इसका मतलब समूह है, जो ग्रुप है, प्रजाति, वो उन जीवों का है जिनमें समानताएं होती, सिमिलरिटी होती। समान जीवों का समूह हो सकता है, असमान जीवों का समूह है प्रजाति नहीं कहलाएगा। तो वो समानताएं क्या है? किसी प्रजाति में जो जीव है वो कौन सी समानताएं कैरी करते हैं? जिनकी पहली समानता और दूसरी समानता हो। पहला उनमें गुण होना चाहिए जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम हो, मतलब डीएनए कह दो या फिर क्रोमोसोम, गुणसूत्र कह दो, या फिर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल कह दो, एक ही बात है। समान हो, मतलब अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, मानव की, तो 46 गुणसूत्र है सब में। ठीक है, एब्नॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहे हम, जो बीमारियां होती है, विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम, उनकी बात नहीं कर रहे, वो असामान्यता है। जो सामान्य मनुष्य है वो होमो सेपियंस प्रजाति का सदस्य है, और होमो सेपियंस होने के लिए पहली क्वालिफिकेशन है कि उसके शरीर में जो अरबों कोशिकाएं, बिलियन ऑफ सेल है, उस प्रत्येक सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें 46 क्रोमोसोम होना चाहिए, अपवाद के रूप में एक्स, स्पर्म और जो मेच्योर आरबीसी को छोड़ दे। सही, तो सब में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, होमो सेपियंस होने की पहली क्वालिफिकेशन। और 46 क्रोमोसोम पर जीन्स भी वही होनी चाहिए जो 20,000 जीन मानव के लिए है। सही है, तो मतलब डीएनए, जीन्स, आनुवंशिक पदार्थ सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी जेब्रा है सबके क्रोमोसोम एक जैसे, और जो है वो जितने भी उसमें होते हैं, टाइगर, सबका। तो पहली क्वालिफिकेशन तो प्रजाति के सदस्य जिनका आनुवंशिक पदार्थ एक समान होता है। दूसरा, एक प्रजाति के जो जीव है वही आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नई संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज की जीव आपस में कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या जेब्रा और एलिफेंट में रिप्रोडक्शन करवा के कोई नया ऑर्गेनिज्म पैदा करवाया जा सकता है? नहीं, हमेशा जेब्रा जेब्रा स्पीसीज में, एलिफेंट एलिफेंट स्पीसीज में, या राइनो राइनो स्पीसीज में, या डॉग डॉग स्पीसीज में ही हो सकता है। तो इसका मतलब दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? दे कैन रिप्रोड्यूस, जनन कर सकते हैं आपस में। और जनन या प्रजनन वो क्रिया है जिससे नए जीव पैदा होते हैं। आपस में जनन कर सकते हो और उससे जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हो, यानी कि वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो खुद भी फर्टाइल होनी चाहिए। अगर ये संतान जननक्षम नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी, तो पुराने वाले जीव मरेंगे, वो प्रजाति गायब हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करें रिप्रोडक्शन के द्वारा, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये दो विशेषताएं जिन जीवों में पाई जाएगी वही एक प्रजाति के सदस्य हो सकते हैं। तो अब डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई वो वाली कि प्रजाति उन जीवों का समूह है जिनका आनुवंशिक पदार्थ एक समान होता है, जो आपस में प्रजनन करके जननक्षम या जनन में जो सक्षम हो ऐसी संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। आगे बात समझ, यानी कि संतान जो बड़ी होगी वो फिर नई संतान उत्पन्न करेगी, फिर वो बड़ी होगी, फिर वो नई संतान उत्पन्न करेगी, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बनी रहेगी, प्रजाति की सततता बढ़ती रहेगी। तो ये दो विशेषताएं इनमें होनी चाहिए। अच्छा, एक अगला शब्द आता है पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में समष्टि कहते हैं। एक शब्द होता है पॉपुलेशन। समष्टि या आम बोलचाल में इसको जनसंख्या भी कहा जाता है, किसी प्रजाति की जनसंख्या। व्हाट इज पॉपुलेशन? किसी एक स्पीसीज के मेंबर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो रहते हैं वो मिलकर के उस प्रजाति की क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन या समष्टि। जैसे होमो सेपियंस, मानव प्रजाति की जनसंख्या भारत में है 142 करोड़, सही है। या फिर पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन इंडिया, भारत में हाथियों की जनसंख्या है 27,500 के आसपास। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया 3682। तो कुल मिला के किसी एक
प्रजाति के मेंबर जो ज्योग्राफिकल एरिया में, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उस प्रजाति की क्या बनाते हैं? समष्टि या पॉपुलेशन। तो इसका मतलब पॉपुलेशन किसको कहते हैं? ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज दोज आर रिसाइड्स इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। किसी प्रजाति के वे सदस्य जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, मिलकर के उस प्रजाति की क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन या समष्टि। याद रखने लायक बात है, ठीक है। तो अब एक चीज हमें सोचनी चाहिए कि किसी भी प्रजाति के जो सदस्य किसी ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उस एरिया में क्या सिर्फ वही प्रजाति पाई जाती है या और भी दूसरी प्रजातियों की पॉपुलेशन साथ में पाई जाती है? बहुत सारी स्पीसीज की पॉपुलेशन एक साथ में रहती है, सही? तो इसका मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया हम ऐसे देख लें जैसे कि ये है हमारा कोई पास में पार्क, एक पार्क देख लिया छोटा सा जो किसी ने बना दिया, जेडीए का पार्क। उस जेडीए के पार्क में हम कितने टाइप की पॉपुलेशन ऑब्जर्व करते हैं? जैसे हरे रंग की घास होती है जो कारपेट घास होती है, उस घास प्रजाति की पॉपुलेशन दिखती है हमें। किनारों पर जो वॉकवेल बनाए जाते हैं उस पे हमें गेंदा प्रजाति की यानी कि फूल लगाए हुए गेंदा मारीगोल्ड, उसकी पॉपुलेशन दिखती है। फिर मान लो कि वहां पर अशोक के पेड़ लगाए हुए हैं, उस अशोक के पेड़ की पॉपुलेशन दिखती है। फिर उसके बाद में वहां पर नीचे जमीन में चींटियां रहती है, चींटियों की पॉपुलेशन दिखती है। फिर बीटल्स जो काले रंग के जो होते हैं वो दिखती है। फिर उसके बाद गिलहरी की पॉपुलेशन दिखती है, वहां पर चूहे रह रहे हो तो उनकी पॉपुलेशन दिखती है, चिड़ियाओं की पॉपुलेशन दिखती है। इसी प्रकार वहां पर मान लो बिल्लियां रहती है तो 500 बिल्लियों की पॉपुलेशन दिखती है। इसका मतलब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में छोटा हो बड़ा हो उसमें खूब सारी पॉपुलेशन या समष्टि एक साथ रहती है। जैसे पॉपुलेशन नंबर 1 2 3 4 5 ये सारी पॉपुलेशन एक साथ में रहती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये सारी पॉपुलेशन जो एक साथ रहती है ये एक दूसरे से कोई वास्ता या मतलब रखती है या नहीं रखती है? क्या ये आइसोलेशन में जीती है, मतलब अलग अलग जीती है, या एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती है? एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। तो किसी पॉपुलेशन जो है वो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी वो एरिया हो सकता है, तालाब, झील, समुद्र या फिर पहाड़, नदी, मैदान या फिर वन, कुछ भी एरिया हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो बहुत सारी पॉपुलेशन अलग अलग प्रजातियों की साथ में रहती है वो एक दूसरे के जीवन को इन्फ्लुएंस करती है और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती है। वो सारी पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि तेरे से मेरे को मतलब नहीं और मेरे को तेरे से मतलब नहीं, उनको जीवित रहने, सर्वाइव करने, विकास करने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। वो जरूरतें क्या हो सकती है? फूड, भोजन हो सकता है। जैसे शाकाहारी किसी एरिया में मिलने वाली बस जो है वो प्लांट की पॉपुलेशन पर निर्भर है। शाकाहारी खाएंगे क्या? पेड़ पौधे, पादप, तो इसका मतलब भोजन के लिए उस पर निर्भर है। अच्छा मांसाहारी उसी एरिया के शाकाहारियों को खाएंगे, उस पर निर्भर है। अच्छा शेल्टर के लिए, आवास के लिए जो है वो कोई पेड़ के ऊपर पक्षी घोंसला बना रहा है या अपने बच्चों को छिपाने के लिए पेड़ के कोटे में कहीं जगह ले रहा है, तो इसका मतलब शेल्टर, सेफ रिप्रोडक्शन प्लेस। तो जितने भी जरूरतें हैं इस एरिया की पॉपुलेशन की वो एक दूसरे को पूरी करती है, यानी कि एक दूसरे का जीवन जीने में ये मदद करती है। तो ये सारी पॉपुलेशन जो निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ रहती है, एक दूसरे से प्रभावित होती है, एक दूसरे को प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ये सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी, जिसको कहते हैं समुदाय। तो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है वो सारी मिलकर एक स्पीसीज, और एक स्पीसीज की पॉपुलेशन जो बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन किसी एक एरिया में साथ में रहती है, ये बनाती है कम्युनिटी। अच्छा इस ज्योग्राफिकल एरिया जैसे कि ये मान लो कि हमारा पार्क है, उस पार्क की कम्युनिटी अगर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब उस पार्क में जितने टाइप के जीव मिलते हैं वो सारे के सारे जीव मिलकर के उसकी कम्युनिटी बना रहे हैं। यही स्टेटमेंट राइट है? सही है, बिल्कुल सही बात है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र या ज्योग्राफिकल एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी बनाती है, या उस कम्युनिटी को उस एरिया का बायोटिक फैक्टर भी कह सकते हैं, जैविक घटक। जितने भी जीव है वो सारे के सारे उस एरिया के मिलकर के कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी का दूसरा नाम साइंस में बायोटिक फैक्टर या जैविक घटक भी कहा जाता है। ये जो बायोटिक फैक्टर है या जितने भी ये जीव जंतु है उनको जिंदा रहने के लिए इस एरिया में क्या क्या चाहिए? इस एरिया में अगर ये जमीन का क्षेत्र है तो सोई मिट्टी चाहिए, मिट्टी में उपस्थित न्यूट्रिएंट पोषक तत्व चाहिए, यहाँ पर हवा चलनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, यहाँ पर पानी वाटर होना चाहिए, इस आसपास के एरिया का एक सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो इस एरिया में इन जीवों को जीवित रहने की परिस्थितियां उपलब्ध करवाते हैं, लिविंग कंडीशन अवेलेबल कराते हैं, ये सारे फैक्टर, ये सारे घटक कहलाते हैं फिजिकल फैक्टर। इनको कहते हैं हिंदी में भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या है? तापमान, मृदा, पोषक तत्व, वायु, जल, ये सब भौतिक घटक है। आगे बात सुनिए, भौतिक घटक कहलाते हैं। तो किसी ज्योग्राफिकल एरिया का बायोटिक फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल फैक्टर पे, सही है। जैविक घटक भौतिक घटक पर निर्भर है। और जब ये दोनों घटक, दोनों फैक्टर मिलके एक सिस्टम तैयार करते हैं, किसका? लाइफ का। वो सिस्टम लाइफ के लिए ऑटोमेटिक और रेगुलेटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, एक स्व संचालित, स्व नियंत्रित जो सिस्टम, और सिस्टम को हिंदी में कहते हैं तंत्र। वो जो जीवन का स्व संचालित, स्व नियंत्रित, सेल्फ रेगुलेटेड ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार करते हैं, उसी सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। आगे बात सुनिए, तो इसका मतलब जिसको भी हम पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, वो दो चीजों से मिलकर बना है। वहां पर चाहे कम्युनिटी कह दो या जैविक घटक या फिर दूसरा फिजिकल फैक्टर, भौतिक घटक। फिजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? जिसमें लाइफ नहीं है लेकिन लाइफ के लिए सपोर्ट प्रदान करता है, हवा, पानी, जमीन, पोषक तत्व, तापमान, पीएच, या फिर जो सूर्य का प्रकाश, जितनी भी चीजें हैं जो लाइफ को नर्चर करती है, लाइफ को बढ़ाती है, वो सारी चीजें मिलकर के भौतिक घटक कहलाती है। आगे बात सुनिए, तो पारितंत्र की परिभाषा क्या है? पारितंत्र की परिभाषा जीवन का वो स्व संचालित, वो स्व नियंत्रित तंत्र जहां पर भौतिक और जैविक घटक मिलकर जीवों को जीवित रहने की परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं, वो तंत्र पारितंत्र है। आजकल ये जेनरिक टर्म हो गया है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, एजुकेशनल इकोसिस्टम। जहां पे भी इकोसिस्टम शब्द आता है इसका मतलब सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, किसी भी चीज में। वैसे ओरिजिनली ये शब्द इकोलॉजी का है, लेकिन आजकल इसको दूसरे क्षेत्रों में भी काम लेते हैं। जब भी शब्द को काम मिलेगा कोई व्यक्ति, तो हमारे दिमाग में एक जो वो नोशन क्रिएट, एक भावना क्रिएट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो स्व संचालित, स्व नियंत्रित तंत्र है, वहां पर किसी बाहरी इन्फ्लुएंस की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो वन है और उस वन में मनुष्य नहीं जाए तो क्या लाइफ समाप्त हो जाएगी? मनुष्य से पहले से है वन, वहां पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म पहले से ही है। तो इसका मतलब इकोसिस्टम एक स्व संचालित, स्व नियंत्रित तंत्र होता है। अब इकोसिस्टम पर सवाल बनते हैं खूब सारे। इतनी बात समझ में आ गई इकोसिस्टम किसको कहते हैं? जिन बच्चों ने नहीं इसको उतारा है तो वो अगर इसका फोटोग्राफ लेना चाहे तो फोटोग्राफ ले सकते हैं।
ये वाला इसे बंद कर दो। नेक्स्ट हम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों की संरचना है, जैविक और भौतिक घटक। काम क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का काम से पहले उदाहरण ले। इकोसिस्टम का उदाहरण क्या है? क्या एक तालाब या पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल है? यही चीजें दोनों है, वहां पर पानी और वो सारी। अच्छा, क्या एक नदी इकोसिस्टम का उदाहरण है? समुद्र इकोसिस्टम का उदाहरण है? डेजर्ट इकोसिस्टम का उदाहरण है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का उदाहरण है? क्या जो है वो ग्रासलैंड घास का मैदान इकोसिस्टम का उदाहरण? क्या पूरी पृथ्वी इकोसिस्टम का उदाहरण है? आर्टिजन हो जो। अच्छा, एक पानी की बूंद इकोसिस्टम का उदाहरण हो सकती है क्या? हो सकती है। याद रखना है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। उस पानी की बूंद में छोटे छोटे बैक्टीरिया फंगस जो कुछ भी हो वो, और उसमें पानी की बूंद में पानी तो हो सकता है, भी हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम की साइज एक छोटी पानी की बूंद से लेकर पूरी पृथ्वी जितना बड़ा हो सकता है, साइज वेरी कर सकता है इसका मतलब आकार एक छोटी पानी की बूंद से लेकर पूरा प्रशांत महासागर या पूरी पृथ्वी इकोसिस्टम के उदाहरण है। कोई भी इकोसिस्टम होगा उसके फंक्शन क्या है, क्या कार्य है, मतलब किसी इकोसिस्टम में लाइफ कैसे नर्चर होती है, कैसे सेल्फ सस्टेन होती है, कैसे किसी पारितंत्र में जीवन कंटिन्यू बना रहता है, वहां पर जीवन समाप्त क्यों नहीं होता जब तक कोई मेजर चेंज नहीं हो जाए, जब तक कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए। इसका मतलब इकोसिस्टम में कुछ कार्य होते कि नहीं होते। तो नेक्स्ट हम जो स्लाइड बनाए बीच में लिखते हैं इकोसिस्टम। जिसके बारे में हम स्ट्रक्चर की बात कर ही चुके हैं, इसकी संरचना। कोई भी इकोसिस्टम हो, चाहे वो नदी हो, घास का मैदान हो, समुद्र हो, तालाब हो, झील हो, जो कुछ भी वन हो, सभी में सिर्फ दो ही कार्य होंगे। कितने कार्य होंगे? मेनली दो कार्य। तो दो फंक्शन इसके लिखते हैं एक करके। फूड चैन बनेगी सभी में। भोजन के लिए सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होंगे, खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला जब बनती है तो उससे क्या होता है? तो इससे होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह। एक की वर्ड है इसके साथ में, फ्लो ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। इसका मतलब, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब पृथ्वी के ऊपर सूर्य का एकमात्र स्रोत, सॉरी ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का स्रोत एकमात्र जो है वो कौन है? सूर्य का प्रकाश। सनलाइट हमारी पृथ्वी पर आती है, इस सनलाइट को प्लांट के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा है वो क्या है? भोजन। हमारा जो फूड है वो फूड हम क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले। और वो एनर्जी का रूप कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी हमें जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, वो सारे, विटामिन तो नहीं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया और प्रोटीन हो गया, ये हमें एनर्जी देते हैं। ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ है वो रासायनिक ऊर्जा का रूप है, सही है। उससे हमारे शरीर में क्या पैदा होता है? एटीपी। एटीपी अगेन कैसी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। और एटीपी से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हाथ हिलना, बोलना, जो कुछ भी, सही है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है। तो इसका मतलब सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है, और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को पादप रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और फिर पादप को इस रासायनिक ऊर्जा में ग्रहण करते हैं शाकाहारी, हर्बीवोरस, और शाकाहारी को फिर खाते हैं मांसाहारी। इसका मतलब ऊर्जा की जो है वो यहाँ पर फ्लो कहां पे से स्टार्ट हो रहा है? सूर्य से पृथ्वी पर आई, पृथ्वी पर पादपों ने इसको कन्वर्ट कर दिया रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ले लिया शाकाहारियों ने, शाकाहारियों की ऊर्जा को खा लिया मांसाहारी। भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो इनको ऊर्जा मिलेगी। इसका मतलब क्या ये मांसाहारी वापस से एनर्जी को लौटा सकता है शाकाहारी को, या शाकाहारी कभी वापस से प्लांट को एनर्जी लौटा सकता है, या प्लांट कभी भी वापस सनलाइट को वापस सूर्य पे भेज सकता है? इसका मतलब ऊर्जा का प्रवाह हमेशा फूड चैन के थ्रू एक ही दिशा में होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। याद रखने लायक बात है, ऊर्जा का प्रवाह किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल या एक दिशा होता है, एक ही दिशा में होता है। याद रखेंगे इस बात का। ये इस किसी भी इकोसिस्टम में, वो तालाब हो, झील हो, सागर, समुद्र, जो कुछ भी है, उसमें जितने भी जीव है उनको जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा फूड चैन से मिलती है। और उस फूड चैन के थ्रू किसका फ्लो होता है? ऊर्जा का, एक ही दिशा में, सही है। तो जब वो जीव है वो जीवित रहने के लिए उनको ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन वो जीवों का शरीर बना किससे है? जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है? सेल। सेल आपस में टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी, वही तो है। लेकिन एक सेल किससे मिलकर बनी है? एक कोशिका किससे मिलकर बनी है? बायोमोलिक्यूल, जीवाणु। बायोमोलिक्यूल के उदाहरण बताओ तो, जीवाणुओं के। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, डीएनए, विटामिन, हार्मोन, सब किसके उदाहरण है? जीवाणुओं के।
एक प्रोटीन के बनने में तीन जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन सबसे ज्यादा, पिछली बार प्रीलिम्स में सवाल आया था, एक कोशिका का निर्माण में कौन सा बायोमोलिक्यूल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन। उसके बाद लिपिड और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोलिपिड होती है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल को बनाने वाली जो प्रोटीन होती है वो कैसी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको शब्द किससे? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज है ना, या ग्लाइकोजन वाला वो सेंस, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये तीन चीजें मिलकर के कोशिका का निर्माण प्रमुख रूप से करती है। फिर उसमें पानी का कंटेंट साइटोप्लाज्म के रूप में भरा रहता है और दूसरी चीजें होती है। तो एक कोशिका के निर्माण में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ये क्या है? अणु है, बायोमोलिक्यूल है। अच्छा, अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु, एटम। कौन से एटम है जो एक कोशिका के बायोमोलिक्यूल बनाते हैं? वो एटम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसके बाद में सल्फर, फास्फोरस, उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम, आयरन, उसके बाद में कॉपर, जो वो बोरॉन, ऐसी वाली छोटी मोटी चीजें और हैं। ये सब के सब क्या है? रसायन है। ये केमिकल कहते हैं इनको, रसायन ही तो है ये सब, या और कुछ है? केमिकल ही कहेंगे इनको। ये क्या है? केमिकल। ये केमिकल जो है वो कहां होते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कहां होते हैं? पृथ्वी पर होते हैं कि नहीं होते? पृथ्वी के लिए क्या शब्द यूज करते हैं इंग्लिश में? जियो। सही है, जियो। दो शब्द आ गए यहां पर, केमिकल और जियो। अच्छा, ये जो केमिकल है ये पृथ्वी में है, पृथ्वी से इन केमिकल को कौन लेता है? प्लांट को कौन खाता है? एनिमल, शाकाहारी, मांसाहारी, सारी टाइप के, जो एक वो उसको ये। सही है। इन दोनों के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तीन शब्द हमारे सामने आ गए, बायो, जियो, केमिकल। साइकिल शब्द जोड़ दें इसमें, साइकिल। तो किसी भी इकोसिस्टम में दूसरा काम होता है बायो, जियो, केमिकल, साइकिल। जब पृथ्वी बनी थी शुरुआत में, उसके पास जितने केमिकल थे आज भी उतने ही हैं, लेकिन इस दौरान कितने ही जीव पृथ्वी पर पैदा हुए और मर गए। नहीं तो ये केमिकल पृथ्वी वाले बढ़े और नहीं घटे। क्यों? क्योंकि इन जीवों का शरीर, प्लांट और एनिमल का, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, किससे मिलकर बना है? इन्हीं केमिकल से। क्यों? ये केमिकल मिलकर बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल मिलकर सेल बनाती है, सेल मिलकर टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी बनाती है। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मरता है तो वापस से ये केमिकल पृथ्वी के पास ही आ जाते हैं। फिर पृथ्वी के पास ये केमिकल आ गए, फिर नए प्लांट के थ्रू, वो प्लांट के थ्रू एनिमल में पहुंचते हैं, फिर वो मरते हैं, वापस पृथ्वी के पास आ जाते हैं, फिर वो वापस से नए जीवों को प्राप्त होते हैं, फिर वो वापस से पृथ्वी को मिल जाते हैं। तो यानी कि ये जो केमिकल है जिनसे सेल बनती है, ये एक बार तो पृथ्वी में और एक बार जीवों में साइकिल के रूप में घूमते रहते हैं। यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर केमिकल न तो बढ़ते हैं नहीं घटते हैं, उतने के उतने बने रहते हैं। इसका मतलब मैं ये इनडायरेक्ट इन्फ्रेंस क्रिएट कर दूं क्या? हमारा शरीर इन्हीं केमिकल से मिलकर बना है। सही बात। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? इन्हीं रसायनों से, इन्हीं केमिकल से। तो इसका मतलब हमारा बना है तो प्लांट का भी इन्हीं से बना है, जो भी सेल से बने सबका शरीर इन्हीं से बना है। तो कोई भी इकोसिस्टम में जो जीव जंतु होते हैं उनका शरीर तो बनता है बायो, जियो, केमिकल साइकिल के कारण, और वो शरीर चलता है फिर फूड चेन के कारण, क्योंकि एनर्जी से। भाई शरीर की दो चीजें हैं, एक तो बनावट और दूसरा उसको चलाना। चलाने के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी मिलती है फूड चेन से, और बनने के लिए चाहिए केमिकल या रसायन, और वो मिलते हैं बायो, जियो, केमिकल साइकिल से, पृथ्वी से। तो दूसरा फंक्शन होता है बायो, जियो, केमिकल साइकिल। जैव भू रासायनिक चक्र। किसी भी इकोसिस्टम में लाइफ का एक सेल्फ सस्टेन सिस्टम इसलिए बन पाता है क्योंकि वो जीव और जीवों की आवश्यकताएं दोनों की दोनों वहीं पर पूरी हो जाती है। क्योंकि जीवों के शरीर की बनावट के लिए केमिकल चाहिए, अवेलेबल है, और जीवों को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, अवेलेबल है। तो किसी भी इकोसिस्टम में यही दो कार्य होते हैं। पीछे आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है सबको? बहुत बड़ी। पहले ज्यादा आ रही थी या सही आ रही थी? कोई बात नहीं है ना। तो ये दो चीजें हैं। तो चाहे वो जमीन का इकोसिस्टम हो चाहे इसका हो। अब ये जो बायो, जियो, केमिकल साइकिल है, इसको अगर आप किसी भी किताब में आगे पढ़ते हो तो इसके टाइप पढ़ाए जाते हैं, फिर प्रकार टाइप। इसका एक टाइप है गैसियस, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र, जिसके उदाहरण है कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, या फिर जो वो हाइड्रोजन चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ऐसा क्यों बोला जाता है गैसियस? क्योंकि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है ये मूल रूप से जीवों को प्राप्त होते हैं या अवेलेबल होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, मेनली गैस रूप में, गैसीय रूप में बाहुल्यता इनकी पाई जाती है, इसलिए इनको गैसीय साइकिल कहते हैं, गैसीय चक्र कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, नीचे पृथ्वी में चट्टानों में मिलते हैं, और चट्टानें भी सेडिमेंट्री रोक में वो ज्यादा मात्रा में स्टोर रहते हैं, तो दूसरा चक्र है सेडिमेंट्री अवसादी चक्र, जैसे कि फास्फोरस का और सल्फर का, फास्फोरस का और सल्फर का। फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। तो ये इकोसिस्टम की संरचना, इकोसिस्टम के कार्य। अब आप जो पूछ रहे हो सवाल की पिरामिड वाला जो सवाल कहां बनता है, वो बनता है यहां फूड चेन पे। कैसे? फूड चेन के टाइप अनेक प्रकार के होते हैं। यहां पर अब सवाल आगे अगर हम पढ़ते इसको तो टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ते, प्रकार कितने होते हैं इसके, तो यूपीएससी में पढ़ाया जाता है। अच्छा, इसका फिर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन अगर ग्राफिकली कर दिया जाए तो उसको इकोलॉजी के पिरामिड कहते हैं। मतलब फूड चेन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाते हैं पिरामिड ऑफ फूड चेन्स, या इनको इकोलॉजी के पिरामिड कहते हैं, या चार्ल्स एल्टन ने इनको सबसे पहले प्रदर्शित किया था, इसलिए एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। ये जो पिरामिड है ये तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फूड चेन में सभी लेवल पर जीवों की संख्या कितनी है, तो नंबर के पिरामिड। दूसरे, नंबर नहीं काउंट करके उनके बायोमास, जैव भार, उसको तोल लिया जाए तो जैव भार के पिरामिड। और तीसरा, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई आगे वाले लेवल पर, ऊर्जा के पिरामिड। चार्ल्स एल्टन ने इनको सबसे पहले बताया था, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड और कुछ नहीं है, बस फूड चेन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसको सबसे पहले बताया था चार्ल्स एल्टन ने, इसलिए इनको कहते हैं एल्टन पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड, या फिर इसको कहते हैं इकोलॉजी के पिरामिड या फूड चेन के पिरामिड।
कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर, फूड चेन में कौन से लेवल पर जीवों की संख्या कितनी है ये दर्शा सकते हैं। बायोमास, जीव भार कितना है कौन से लेवल पर ये दर्शा सकते हैं। या फिर एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई अगले लेवल में ये दर्शा सकते हैं। तो ऊर्जा के, संख्या के और जीव भार के पिरामिड होते हैं। अच्छा, ये जो पिरामिड बनते हैं, ये पिरामिड, इनकी शेप, इसकी चोंच अगर ऊपर की तरफ हो तो उसको कहते हैं अपराइट, सीधे पिरामिड। और अगर इनकी चोंच नीचे की तरफ हो तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड या उल्टे पिरामिड। पिरामिड में ये चोंच ऊपर की तरफ बनेगी तो कहलाएंगे सीधे पिरामिड, नीचे की तरफ होगी तो कहलाता है उल्टे पिरामिड। ये उल्टे सीधे कैसे हो सकता है? डिपेंड करेगा हमेशा कि पहले लेवल पर प्लांट कितने हैं और उसके बाद ऊपर से कम होते चली जाए शाकाहारी मांसाहारी, तो इनको मिलाएंगे तो चोंच ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पर नीचे प्लांट कितने हैं, सबसे कम है, फिर उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी कितने हैं और उस पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी कितने हैं। अगर प्लांट कम हुए तो चोंच नीचे की तरफ पतला और ऊपर बेस जो चौड़ा, मतलब चौड़ा होता चला जाएगा ऊपर, ये उल्टे बन गए। हमेशा प्लांट को नीचे रखा जाता है। जैसे इस पिरामिड में प्लांट यहाँ रखे गए तो इस पिरामिड में प्लांट सबसे नीचे रखे जाते हैं, बेस में रखे जाते हैं, इसलिए उल्टे सीधे। यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसको यही छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है फैक्ट के तौर पर, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधे। नंबर और बायोमास के पिरामिड इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकते हैं, बट एनर्जी के पिरामिड बिना किसी एक्सेप्शन के हमेशा ऊपर की तरफ चोंच वाले या सीधे होंगे, अपराइट होंगे। एनर्जी पिरामिड आज ऑलवेज अपराइट, और बाकी ये दोनों सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर एग्जामिनर जाएगा तो वो ये चाहता है कि नॉन बायोलॉजी वाले बच्चे सवाल को न टच करें, उनके लिए बनाया है अलग से एडवांटेज देने के लिए, क्योंकि किसी हिस्ट्री के ऐसे सवाल में, ज्योग्राफी में जो उन सब्जेक्ट वालों को बच्चों को फायदा होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल बनाए जाते हैं फिर। अच्छा ठीक है, तो ये तो हुई बात स्ट्रक्चर और फंक्शन की। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं, जगह है क्या थोड़ी बहुत इसमें, या दूसरा फ्लो चार्ट बना लो, इकोसिस्टम लिख के ऊपर एक साइड में लिख लो स्ट्रक्चर टाइप्स, प्रकार, प्रकार टाइप्स। नेचुरल, प्राकृतिक, और दूसरा आर्टिफिशियल, कृत्रिम। क्या मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से इकोसिस्टम बनाए जा सकते हैं? इकोसिस्टम का मतलब जहां पर जैविक घटक और भौतिक घटक दोनों। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के उदाहरण बता दो, एग्जांपल लिख दो आप। मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया खेत, फील्ड, तैयार किया गया गार्डन, घरों में रखा गया एक्वेरियम, या फिर हमने कृत्रिम कोई तालाब झील बनाया है, वो सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है। याद रखने वाली बात, जिसमें जीव जंतु हो और जिसमें मिट्टी हो, पानी हो, या जो कुछ भी टेम्परेचर, सब कुछ। इसका मतलब एग्जांपल इसके खूब सारे हो सकते हैं। फील्ड हो सकता है खेत, कृषि क्षेत्र, उद्यान, गार्डन, एक्वेरियम हो सकता है इसका उदाहरण। इसके अलावा कोई कृत्रिम तालाब, झील, नदी, जोड़, जो कुछ भी है वो सब कृत्रिम जलाशय। कुल मिला के मनुष्य ने जहां पर कुछ न कुछ अपना इंटरफेयर किया हो। नेचुरल के उदाहरण में दो भागों में बांट सकते हैं इसको वापस हम, जलीय और स्थलीय, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जल वाला और स्थल वाला, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। जल वाले के उदाहरण बता दो, नदी, रनिंग वाटर वाले में नदी आ जाएगी और स्थिर वाले में तालाब, झील आ जाएगी। तो ये समुद्र भी अपने आप में उदाहरण। इतना नहीं क्लासिफिकेशन करना है तो इसमें उदाहरण लिख देंगे, सागर, महासागर, सी एंड ओशन, नदी, झील, तालाब, सब। स्थल वाले केस में 3 बड़े क्लासिफिकेशन, बिल्कुल भाई, मरुस्थल, घास के मैदान, वन, डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। ये तो ये अपना टाइप हुए इसके। तो आर्टिफिशियल हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, नेचुरल जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं। उसके बाद में अगर जगह बच गई हो तो यहां पर साइज, आकार कितना हो सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वाटर ड्रॉपलेट, बूंद का आकार हो सकता है छोटा, और पूरा अर्थ, पृथ्वी। ये रेंज है आकार की, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो कुल मिला के ये एक कंप्लीट क्लासिकल इकोलॉजी का लगभग 60-70% हिस्सा होता है, और इसी में ही फिर एलिब्रेशन किया जाता है, आगे इसी को ही एक्सटेंड करके पढ़ाया जाता है। आइडिया ये है पूरा। अच्छा, जो इकोसिस्टम, बड़े इकोसिस्टम होते हैं, और बड़े इकोसिस्टम को कहते हैं बायोम। हिंदी में भी कई बार बायोम शब्द लिखा आता है, या फिर जीवों। वो इकोसिस्टम जिनकी बाउंड्री, जिनकी सीमाएं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं तय करती है, वो बायोम कहलाते हैं। जैसे सवाना घास के मैदान बायोम का उदाहरण है, प्रशांत महासागर बायोम का उदाहरण है, या फिर यूं कहें अंटार्कटिक महासागर बायोम का उदाहरण है, या फिर जो वो सहारा मरुस्थल बायोम का उदाहरण है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट बायोम का उदाहरण है। तो बड़े लार्ज इकोसिस्टम, देयर बाउंड्रीज डिसाइडेड बाय लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। वो इकोसिस्टम जिनका आकार काफी बड़ा होता है और उनकी जो सीमाओं का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा होता है, उन्हें बायोम कहते हैं। तो बड़े इकोसिस्टम बायोम का उदाहरण होते हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर जो बायोम है वो सारे मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर, जैवमंडल। तो पृथ्वी के जितने भी जीवों है या बायोम है, वही मिलकर के बायोस्फीयर बनाते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। बायोम के उदाहरण लिखना चाहो तो सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न, प्रशांत महासागर, ये सब बड़े इकोसिस्टम है जिनकी सीमाओं का या बाउंड्री का निर्धारण अक्षांश और देशांतर कई हजारों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो बड़े इकोसिस्टम को बायोम कहते हैं, और सारे बायोम पृथ्वी के मिलकर के बायोस्फीयर या जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीवमंडल क्या है? 200 मीटर की गहराई और 6000 मीटर की ऊंचाई, तो वहां पर पाए जाने वाले जीवों का क्षेत्र बायोस्फीयर कहलाता है। अच्छा, इस बायोस्फीयर का वो हिस्सा जिसको मानव ने प्रभावित कर दिया है, जैसे शहर बसा दिए, गांव बसा दिए, माइनिंग कर दी और कुछ कर रहा है, उस बायोस्फीयर का वो हिस्सा जो ह्यूमन से इन्फ्लुएंस्ड है, उसको बोलते हैं नोस्फीयर। नोस्फीयर कहते हैं इसको। जो बायोस्फीयर का वो हिस्सा जो मानव द्वारा प्रभावित है, मानव द्वारा डोमिनेटेड है, नेचुरल प्रोसेस को उसने वहां पर डिस्टर्ब कर दिया है या अपने शहर, अपने हिसाब की चीजें बना ली है, उस हिस्से को कहते हैं नोस्फीयर।
ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हमारे दिमाग में क्लासिकल इकोलॉजी को लेकर होनी चाहिए। ये सारी बातें इस फ्रेम में आ गई है क्लासिकल इकोलॉजी की। फिर इन्हीं कोई टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ाते हैं, फिर टाइप ऑफ पॉपुलेशन पढ़ाते हैं, टाइप ऑफ स्पीसीज पढ़ाते हैं, अनेक प्रकार की बातें आगे आगे होती चली जाती है। इसी का ही विस्तार होता है। ये आउटलाइन हमने तो एनसीईआरटी में दी हुई है आपके, उन्हीं को इकट्ठा कर लिया, समझ कर लिया है। अब हम बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे मतलब पृथ्वी के जितने भी इकोसिस्टम है उनमें पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है उन सब की बात करेंगे हम। करें पृथ्वी के ऊपर जो बायोस्फीयर है उस बायोस्फीयर में लगभग 15 लाख 1.5 मिलियन प्लांट और एनिमल की स्पीसीज ज्ञात है, पादप और जंतु की प्रजाति ज्ञात है। कितनी ज्ञात है? 15 लाख। क्या इतनी ही अंतिम सत्य है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं हुआ। हम उनके बारे में जानते, वो है तो सही, लेकिन जानते नहीं। अभी तक जानते हैं उनका अनुमान है लगभग 15 लाख स्पीसीज। और ये 15 लाख प्रजातियां हैं, ये सारी की सारी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, विभिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है, विभिन्न है। इनमें असमानताएं हैं, असमान है एक दूसरे से। और इनमें ये जो असमानता है, इसी असमानता को कहते हैं डाइवर्सिटी या विविधता। इस विविधता को हम क्यों पढ़े? क्योंकि अगर अलग है तो ये सारे पृथ्वी के ऊपर अलग अलग भूमिका निभाते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और ये अपना रोल प्ले करते हैं, तब पृथ्वी के ऊपर कंडीशन तैयार होती है, परिस्थिति बनती है इसकी जो लाइफ को सस्टेन कर सके, जीवन को अनुकूलित बना सके। अगर पृथ्वी के ऊपर लाइफ है, जीवन है, तो इसका एक कारण यहाँ पर पानी है, यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 है, यहाँ पर दूसरे जीव जंतु है, सूटेबल टेम्परेचर है। अगर इस पृथ्वी के ऊपर ये जीवन है तो उसके लिए जिम्मेदार कारणों में O2 CO2 का होना, पानी होना, साथ में दूसरे जीव जंतु होना, ये सब होता है, तभी लाइफ संभव होती है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पर सूटेबल टेम्परेचर है, O2 CO2 है, अगर सारी जीव जंतु, ये 15 लाख प्रजातियां नहीं है, तो एक दूसरे का भोजन कौन बनेगा? प्लांट नहीं होगा तो शाकाहारी हो सकते हैं क्या? शाकाहारी नहीं होंगे तो मांसाहारी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये 15 लाख प्रजातियां फिजिकल फैक्टर के साथ मिलकर के एक लाइफ का कोऑपरेटिव सिस्टम, सहकारी, जिसमें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, वो सिस्टम तैयार करती है। और ये सिस्टम जो है वो पृथ्वी के ऊपर जीवन को कंटिन्यू सस्टेन करता है। ये सारी प्रजातियां अपना रोल प्ले करती है अलग अलग प्रकार का, और वो अलग अलग प्रकार का इसलिए करती है क्योंकि वो अलग है, और अलग है तो मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, और डिफरेंस को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इन जीवों में डाइवर्सिटी है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। और ये डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी ये रोल उतना ही अच्छे से प्ले करेंगे, और जितनी कम होगी उनके रोल उतने ही कम होते जाएंगे, और रोल कम होते जाएंगे तो पृथ्वी पर पीछे बची हुई प्रजातियां मुश्किल से अपने जीवन को पूरा कर पाएंगी। यानी कि डाइवर्सिटी का कम होना पीछे बची हुई प्रजातियों के लिए मुश्किल पैदा करता चला जाएगा, और डाइवर्सिटी का अधिक होना मतलब सब चीजें बढ़िया से रहेगी। एक एग्जांपल समझ लें, अगर किसी एरिया में मान लो कि 500 प्लांट स्पीसीज है, और उन 500 प्लांट स्पीसीज में से 5 स्पीसीज गायब हो जाए और पीछे बचे 495 स्पीसीज, तो वहां पर रहने वाले शाकाहारियों को बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये उनकी चॉइस का फूड था तो उसके आसपास के फूड दूसरे उसको मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी जगह पर सिर्फ 50 स्पीसीज है प्लांट की, और उनमें से 10 गायब हो जाए या 20 गायब हो जाए, तो वहां पर पीछे 30 स्पीसीज बची, उनपे से निर्भर रहने वाले बहुत सारे शाकाहारी ऐसे हैं जो इनको खाना ही नहीं चाहते, जो इनका फूड ही नहीं है। इसका मतलब प्लांट के गायब होते ही साथ शाकाहारी अपने आप गायब हो जाएंगे, और शाकाहारी अपने आप गायब होते ही साथ मांसाहारी अपने आप गायब हो जाएंगे। इसका मतलब जितने ज्यादा टाइप के प्लांट उतनी ही संभावना, उतने ही हर्बीवोरस, और जितने ज्यादा हर्बीवोरस उतने ही टाइप के कार्निवोरस। तो इसका मतलब जितने ज्यादा डाइवर्सिटी, जितने अलग अलग टाइप के स्पीसीज, उतना ही पृथ्वी के ऊपर लाइफ का सिस्टम स्टेबल, और जितनी कमी उतना ही वनरेबल, उतना ही फ्रेजाइल हो जाएगा, उतना ही कमजोर पड़ जाएगा। आगे बात समझ। ये बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा हमें याद नहीं करनी है, बेसिक आइडिया याद करना कि हमें क्यों पढ़ना है इसको। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शब्द की व्याख्या 3 वैज्ञानिकों ने की है, आप एक बार नोट्स में देखिए, उन तीनों के नाम बताओ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी की व्याख्या एज ए कांसेप्ट, तीनों नाम याद रखने चाहिए आपको। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दिया रेमंड एफ डेसमैन ने, जैविक विविधता हिंदी में 1968 में। फिर जैव विविधता नाम दिया ईओ विल्सन, सॉरी वॉल्टर जी रोजन ने, कौन से वर्ष में? 85 में। और इसकी व्याख्या की किसने? ईओ विल्सन ने। जो अभी हमने बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस अच्छी बातें बताई, वो ईओ विल्सन ने व्याख्या की है उसकी। और ईओ विल्सन ने जब ये समझा दिया कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, उसके बाद से इसकी स्टडी होने लगी, क्योंकि इसको बचाना है। बचाना क्यों है? क्योंकि हम खुद बचना चाहते हैं। भाई मनुष्य क्यों, खुद को खतरा आ जाएगा अगर ये डाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो इसलिए हमें इसको बचाना, और बचाना है तो इनको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता है। तो ईओ विल्सन के बाद में इसको अच्छे से समझा जाने लगा, पढ़ा जाने लगा। ये तीनों नाम देखिए, यहाँ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम में सवाल बन जाते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने नाम दिया और बायोडाइवर्सिटी नाम किसने दिया, लेकिन आज के दिन ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, और उसका मतलब एक ही समझा जाता है। जब से ईओ विल्सन ने समझाया है उसके बाद इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजिकल नाम आए तो भी और बायो नाम आए तो भी एक ही मतलब समझा जाएगा। सही है। तो पहले सवाल जो पूछे भी गए हैं किसी आरपीसी एग्जाम में, और वापस से आप आरएस एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ये तीनों नाम किसने दिए, तीनों वैज्ञानिकों के नाम एक बार बोल दो। रेमंड एफ डेसमैन, वॉल्टर जी रोजन, ईओ विल्सन। रेमंड एफ डेसमैन का नाम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो वॉल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी, और कंसेप्ट के तौर पर इसको ईओ विल्सन। ठीक है। अब अगला सवाल आ जाता है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो डिफरेंस है जीवों में, वो हम कहां-कहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहां-कहां देख सकते हैं? हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं 3 लेवल पर, 3 स्तर पर देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं विद इन स्पीसीज। विद इन स्पीसीज मतलब एक ही प्रजाति के जीवों में, एक ही प्रजाति के जीवों मतलब हम बात करें मानव प्रजाति की, होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस की जो है वो जितने भी हैं इस पृथ्वी पर, सब में 46 क्रोमोसोम और उनके ऊपर 20 जीन्स पाई जाएंगी, ये बात तय है, क्योंकि एक प्रजाति का समूह है। अच्छा, 2 होमो सेपियंस मेल और फीमेल मिलकर के नया संतान उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब मानव प्रजाति है, और वो संतान बड़ी होकर नई संतान उत्पन्न करने में योगदान दे सकती है। सही है, यही परिभाषा है प्रजाति की। तो मानव प्रजाति पूरी पृथ्वी पर बिखरी हुई है, लेकिन इक्वेटर के आसपास रहने वाली प्रजाति की, हमारी जो मानव प्रजाति है उसकी एक नस्ल है जिसका नाम है निग्रो, ब्लैक मैन जिनको कहते हैं, जिनकी स्किन का कलर डार्क होता है, जिनके बाल घुंघराले होते हैं। सही है, जो अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में सब जगह पाई जाती है। अच्छा, इसी प्रकार यूरोप में कॉकेसस पर्वत से एक जो है वो मानव की नस्ल निकली है जिसको बोलते हैं कॉकेसाइट्स, या फिर सिंपल भाषा में व्हाइट मैन। अंग्रेज नहीं कहना है, हम भारत वाले सबको अंग्रेजी कहते थे, चाहे फ्रांस का ही हो। वो कहेगा मैं अंग्रेज नहीं, मैं फ्रांस हूं। इंग्लैंड वाले अंग्रेज कहलाते हैं, जो या इंग्लिश स्पीकर है वो अंग्रेज। तो अगर कोई अपने में भी इंग्लिश बोलता है तो अंग्रेज है, भाषा के आधार पर क्लासिफिकेशन है ये। सही है। तो व्हाइट्स मैन कॉकेसस पर्वत से, अच्छा
उसके बाद में अपने एशिया और इस साइड में मैंगलोइड मंगोलिया से पैदा हुए, जो चाइना, जापान या फिर इंडोनेशिया और इसके आसपास के एरिया में मिलते हैं। सही है, ये तीनों के तीनों हमने जो उदाहरण लिए हैं ये एक ही प्रजाति के हैं कि नहीं है, लेकिन इनकी सबकी रेस या नस्ल अलग अलग है। क्या इन तीनों में ही 46 क्रोमोसोम नहीं है? क्या उन 46 क्रोमोसोम पर 20,000 जीन्स नहीं है? उन जीन्स में समानता नहीं है क्या? समानता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से डिफरेंस क्यों दिखा रहे, क्यों अलग अलग दिख रहे हैं एक दूसरे से? इसका मतलब ये सारी वुमेन की पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन यहां रहती है इस एरिया में, एक पॉपुलेशन यहां रहती है, एक पॉपुलेशन यहां रहती है, और ये सारी पॉपुलेशन मिलकर मानव प्रजाति बनाती है। लेकिन यहां रहने वाली पॉपुलेशन जो है उसके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन या जलवायु परिस्थितियां अलग है, ठंड बहुत पड़ती है। यहां रहने वालों के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है और साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और यहां वाले इनके बीच का कुछ हिसाब किताब इनका होगा जो भी है। लेकिन अपनी जलवायु की परिस्थिति के अनुसार इनकी जो जीन्स है, जो 20,000 जीन्स है, उनके प्रोटीन बनने में पैटर्न अलग है। हालांकि 20,000 जीन्स सबके पास सेम है, डीएनए सबका जो सेम है 99.9, लेकिन फिर भी एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार खुद को एडॉप्ट करने के लिए, अनुकूलित होने के लिए इन सब की आकार और आकृति थोड़ी थोड़ी अलग है। अलग मतलब डिफरेंट है, और डिफरेंस को ही डाइवर्सिटी कह रहे हैं। विविधता किसको कह रहे हैं? अलग होने को। और मानव की प्रजाति उसकी अलग अलग ये नस्लें है कि नहीं है? कैसे बनी है? एक दिन में तो बनी नहीं है। या शुरुआत में जब होमो सेपियंस प्रजाति का उद्भव हुआ तब ये सारे विद्यमान थे, या बाद में इवोल्यूशन उद् विकास के दौरान बने हैं? बाद में बने। बाद में कैसे अंतर आ गया इनमें? जलवायु परिस्थितियों के कारण। तो पहला ऑब्जर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का एक ही प्रजाति के जीवों में किया जा सकता है, और वो कहलाता है जो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता का कारण होता है एक ही प्रजाति के जीवों में विविधता बिकॉज ऑफ जीन्स, और वो विविधता इसलिए पैदा होती है क्योंकि एक ही प्रजाति की पॉपुलेशन जो अलग अलग रहती है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन या जलवायु परिस्थिति के अनुसार खुद को अनुकूलित करने के दौरान ये चेंज पैदा होते हैं। आगे बात सुन, मानव के अलावा और भी देख लो जितने भी टाइप के पहाड़ी क्षेत्रों पर लगने वाले आलू और जमीन पर लगने वाले आलू, दोनों में अंतर है। जो बर्फीले क्षेत्रों में डोग मिलते हैं और जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में डोग मिलते हैं, दोनों में अंतर होता है। एग्जैक्टली है ना? तो ये जो डिफरेंस पैदा होते हैं तो डॉग स्पीसीज ही, लेकिन जलवायु की परिस्थिति अलग अलग है, और उनके अनुसार उनकी अलग अलग नस्लें या वैरायटी, किस्में या नस्लें जो है वो पैदा होती है। और ये किस्म और नस्ल, वैरायटी और रेस वाला जो डिफरेंस है ये जीन्स की वजह से पैदा होता है। एक ही प्रजाति की अलग अलग रेसेस या नस्ल हो सकती है, या फिर एक ही प्रजाति की अलग अलग किस्म हो सकती है। आम की कितनी किस्में हैं, गेहूं की कितनी किस्में हैं, चावल की कितनी किस्में हैं, डॉग की कितनी रेसेस है, अलग अलग नस्ल है, घोड़े की कितनी है, ये सारी जो नस्ल है, ये नस्ल एक प्रजाति का हिस्सा है। और सब जगह की भैंसें अलग अलग क्यों है? कोई तो मुरा एकदम गोल सींगों वाली, और कई जाफराबादी लंबे सींग वाली, पता नहीं कितने टाइप की भैंसें, कितने टाइप की भेड़ें, कितने टाइप की बकरियां हैं। अच्छा, क्या अमेरिका वाली बिल्ली और इंडिया वाली बिल्ली के बीच में ब्रीडिंग करवाई जा सकती है? बिल्ली प्रजाति तो है, वहां वाली अलग तरीके की बिल्ली होगी, यहाँ वाली अलग, लेकिन उनसे जो जीव पैदा होगा वो हाइब्रिड होगा, संकर होगा। संकरण इसीलिए तो करवाया जाता है। मनुष्य ने अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया वाले जीवों को पकड़ा, बाजरे को, गेहूं को या जीव जंतुओं को, और उससे हाइब्रिड पैदा करवाए, संकर पैदा करवाए, ताकि हमें दोनों के गुण मिल जाए। आगे बात समझ, संकरण इसीलिए तो करवाया जाता है। तो पहला लेवल डाइवर्सिटी का जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाता है। दूसरा लेवल कहलाता है स्पीसीज लेवल का। और स्पीसीज, अच्छा याद करेंगे यहाँ पर, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये किसमें मदद करती है? अनुकूलन, एडेप्टेशन। इस शब्द को अंडरलाइन करना है हमें, अनुकूलन में सहायक है ये। दूसरा हमें शब्द को अंडरलाइन करना है, वो लेवल है स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, प्रजाति स्तर की विविधता। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर 15 लाख 15 लाख प्रजातियां हैं, और ये 15 लाख प्रजातियों में से कोई भी दो प्रजाति बिल्कुल सेम नहीं है, सारी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। और डिफरेंट है तो मतलब डाइवर्सिटी है। अच्छा, इसी में एक स्टेटमेंट लिखा होगा, पृथ्वी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी को दर्शाने का सबसे बड़ा पैमाना, लार्जेस्ट स्केल है ये। अंडरलाइन कर दो इसको, प्रजाति स्तर की विविधता के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की जैव विविधता को दर्शाया जा सकता है। अंडरलाइन करने लायक बात है ना? पूरी पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी को अगर दर्शाना पड़े तो उसके लिए पैमाना काम में आएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता, क्योंकि 15 लाख प्रजातियां हैं पूरी पृथ्वी पर ज्ञात, और वो सारी की सारी एक दूसरे से अलग है। याद रखेंगे इस बात को। कई बच्चे तीसरे लेवल को मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का जो वो डाइवर्सिटी दर्शाई जा सकती है, लेकिन नहीं, स्पीसीज डाइवर्सिटी के द्वारा पूरी पृथ्वी की जैव विविधता को दर्शाया जा सकता है। तीसरा लेवल है जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता। इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण अलग अलग नेचुरल है।
पृथ्वी के ऊपर बायोडाइवर्सिटी को दर्शाने का सबसे बड़ा पैमाना है, लार्जेस्ट स्केल है ये। अंडरलाइन कर दो इसको। प्रजातीय स्तर की विविधता के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की जैव विविधता को दर्शाया जा सकता है। अंडरलाइन करने लायक बात है ना। पूरी पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी को अगर दर्शाना पड़े तो उसके लिए पैमाना काम में आएगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता, क्योंकि 15 लाख प्रजातियां हैं पूरी पृथ्वी पर ज्ञात और वो सारी की सारी एक दूसरे से अलग है। याद रखेंगे इस बात को। कई बच्चे तीसरे लेवल को मानते हैं कि पूरी पृथ्वी का जो वो डाइवर्सिटी दर्शाई जा सकती है, लेकिन नहीं, स्पीसीज डाइवर्सिटी के द्वारा पूरी पृथ्वी की जैव विविधता को दर्शाया जा सकता है। तीसरा लेवल है जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय विविधता। इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के कारण अलग अलग नेचुरल हैबिटेट है। कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर फॉरेस्ट है और कहीं पर ग्रासलैंड है। डेजर्ट की जलवायु परिस्थिति अलग है, फॉरेस्ट की अलग है और ग्रासलैंड की अलग है। इसीलिए यहां पर मिलने वाली प्लांट और एनिमल स्पीसीज अलग होगी, यहां पर मिलने वाली प्लांट और एनिमल स्पीसीज अलग होगी, यहां पर मिलने वाली प्लांट और एनिमल स्पीसीज अलग होगी। तो अगर इन प्लांट और एनिमल स्पीसीज में इनमें आपस में तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो एक दूसरे से अलग होगी। क्योंकि अगर हम बात करें डेजर्ट की तो यहां मिलने वाले प्लांट कैसे होंगे? छोटी पत्तियों के, पत्तियां कांटे में बदली हुई, जड़ें पानी की तलाश में ज्यादा गहराई तक गई हुई, या फिर क्या हाइट कम, ऐसा है क्या? ऐसा कहीं पे पढ़ा या फिर ऐसे अनुमान से? हाँ, वो वैक्सी लेयर पाई जाएगी ताकि ट्रांसपिरेशन को रोका जा सके। वाष्पोत्सर्जन, पानी के जो नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है, उसको रोका जा सके। पत्तियां ऊपर एक मोटी परत उसमें मिलेगी। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में पानी की कमी नहीं, इसलिए जड़ें कम गहराई में, पत्ते चौड़े, पत्तियों के ऊपर कोई परत नहीं मिलेगी, कांटे नहीं मिलेंगे। ग्रासलैंड में पेड़ पौधे नहीं, घास ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ वाले प्लांट से अलग, यहाँ वाले प्लांट से अलग। तो जब अलग अलग नेचुरल हैबिटेट में मिलने वाली पादप और जंतु प्रजाति एक दूसरे से अलग है, डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर पारिस्थितिक स्तर की विविधता। मतलब इसका यह है कि यहाँ खेजड़ी, चाल, कंकेड़ा ऐसे वाले मिलेंगे, तो यहाँ पर मिलेंगे क्या? यहाँ पर मिलेंगे ज्यादा लंबी वाली घास या फिर दूसरी वाली चीजें, और यहाँ पर मिलेंगे महोगनी और पता नहीं कौन कौन से टाइप के प्लांट। आगे बढ़ो, तो यहाँ के प्लांट से यहाँ के प्लांट अलग, यहाँ के प्लांट से यहाँ के अलग। तो इस डाइवर्सिटी को कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या इस डाइवर्सिटी से पूरी पृथ्वी की जैव विविधता को दर्शाया जा सकता है? दो के बीच में तुलना हो सकती है। यहाँ इसके और इसके प्लांट अलग है, या फिर इसके और इसके प्लांट अलग है, या फिर इसके और इसके प्लांट अलग है। पूरी पृथ्वी की जैव विविधता को दर्शाना है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे। आगे बढ़ो, अगला सवाल। एक तो ये सवाल बनेंगे दो, ये सवाल पहला वैज्ञानिकों के नाम, दूसरा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दो संभावित सवाल। तीसरा संभावित सवाल यहां से बनेगा मेजरमेंट, मापन। सबसे ज्यादा हिट रहा ये टॉपिक, सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए अब तक इससे जैव विविधता मापन में। आरएच व्हिटेकर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने हमें 3 तरीके से बताए हैं जैव विविधता मापन करने के। तो इसलिए हमें सबसे पहले अंडरलाइन कर देना चाहिए नाम मिस्टर आरएच व्हिटेकर को। आरएच व्हिटेकर ने यह तरीका बताया है जैव विविधता मापन का, और जैव विविधता मापन के 3 तरीकों में पहले का नाम है अल्फा बायोडाइवर्सिटी, दूसरे का नाम बीटा बायोडाइवर्सिटी और तीसरे का नाम गामा बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अल्फा बायोडाइवर्सिटी के लिए 3 स्टेटमेंट हमने नोट्स में लिखे हैं। पहला, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, छोटे भौगोलिक क्षेत्र, जैसे ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी में ये हमारा भारत, और भारत का ये वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट का ये नीलगिरी। ठीक है, ये वाला एरिया थारका मरुस्थल, ये वाला एरिया नंदा देवी पहाड़, और ये वाला एरिया सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, अब हमें अगर भारत के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्ञात करनी है तो एक तरीका कि नीलगिरी के अंदर कितने प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं, उनको हम काउंट 3 लाख बर्बाद दिया, पूरे भारत में नहीं है। भावनाओं को, जज्बातों को काबू में रखो नवयुवक, है ना? तो इसको देखते हैं। तो अल्फा बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कितने प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, वो वहां की अल्फा बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। जैसे नीलगिरी में 5000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती है और 3000 एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, तो नीलगिरी की अल्फा बायोडाइवर्सिटी कितनी हो गई? 8000 क्या स्पीसीज, 8000 प्रजातियां अल्फा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो नीलगिरी की अल्फा बायोडाइवर्सिटी है 8000 प्रजातियां, किसकी? प्लांट और एनिमल की। क्यों निकाले हम अल्फा बायोडाइवर्सिटी के लिए? पहला स्टेटमेंट किसी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए, दूसरा स्टेटमेंट वहां मिलने वाली सभी प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो है उनकी कुल संख्या वहां की अल्फा बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तीसरा, हम क्यों निकाले इसको? ताकि हम दूसरों से इसकी तुलना कर सकें। तो इसका मतलब ये सहायक है तुलनात्मक अध्ययन में। किसी दूसरे एरिया से अगर इसकी बायोडाइवर्सिटी का कंपैरिजन करना पड़ेगा तो उसमें मदद करेगी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। आगे बात समझ, यहाँ की अल्फा बायोडाइवर्सिटी 8000, यहाँ की मान लो 2500, यहाँ की मान लो कि 3000, यहाँ की मान लो 7500, इसके पास में अगस्त मलाई है उसकी 7800। ठीक है, सब जगह की अल्फा बायोडाइवर्सिटी निकाली हमने, तुलना करके देख सकते हैं किसकी ज्यादा किसकी कम, सब। ठीक है, तो इसलिए ये स्टडी तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। दूसरा है, तीनों पॉइंट याद हो गए, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, किसी एरिया में मिलने वाली सारी पादप और जंतु प्रजातियां, और ये सहायक है, हेल्पफुल है इसमें कंपैरेटिव स्टडी में। बीटा बायोडाइवर्सिटी में 3 काम बेहद महत्वपूर्ण है, इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, इस पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है। दूसरे एग्जाम में भी अल्फा बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ही सवाल पूछे गए, बीटा पे अभी तक सवाल नहीं आया तो इसका मतलब हमारे लिए ये उपयोगी है।
बीटा बायोडायवर्सिटी में तीन काम। सबसे पहले ये तुलना है, कंपैरिजन है, इट इज ए कंपैरिजन। इसका मतलब क्या? बीटा बायोडायवर्सिटी तभी ज्ञात की जा सकती है जब अल्फा बायोडायवर्सिटी ज्ञात की जा चुकी हो, तुलना करनी हो नहीं। बीटा बायोडायवर्सिटी हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हमने अल्फा बायोडायवर्सिटी निकाली। देखिए दो शब्द है, इसीलिए तो मैंने यहां पर सहायक लिखा है। अगर हमें बीटा बायोडायवर्सिटी कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले अल्फा बायोडायवर्सिटी सब जगहों की निकालनी पड़ेगी, और इसलिए अल्फा बायोडायवर्सिटी में स्टेटमेंट है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी किसमें की जाती है? बीटा बायोडायवर्सिटी में। इसका मतलब बीटा बायोडायवर्सिटी निकालनी पड़े उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अल्फा बायोडायवर्सिटी। तो अल्फा बायोडायवर्सिटी में पहला काम किया जाता है तुलना, दूसरा काम किया जाता है दो अल्फा बायोडायवर्सिटी वाले एरिया में बायोडायवर्सिटी के मध्य अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। थोड़ा सा अगर पुराने वाले नोट्स में शब्द को नहीं लिखा है तो ये शब्द हाईलाइट कर दे। इसके द्वारा दो जैव विविधता वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के मध्य अंतर को ज्ञात किया जाता है, डिफरेंस को ज्ञात किया जाता है। अंतर कीवर्ड, पहला कीवर्ड है तुलना, दूसरा शब्द है अंतर, डिफरेंस। जैसे एक कैलकुलेशन अपन करें, ये मान लो कि नीलगिरी है और ये है अगस्त्यमलाई। इन दोनों में अगर नीलगिरी की बायोडायवर्सिटी हम बात करें तो है 8000 और अगस्त्यमलाई की बायोडायवर्सिटी की बात करें तो है 7800। दोनों की बायोडायवर्सिटी में अंतर कितना? ये सिंपल दिखता है, 200 दिखता है, बट ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। ऐसा क्यों? हाँ, मान लो कि ये दोनों ज्योग्राफिकल एरिया पास पास है ना, दोनों में जलवायु परिस्थिति एक जैसी है, बरसात भी एक जैसी होती है, लगभग एक जैसी बातें। तो इसका मतलब यहां पर नीलगिरी में प्रजातियां 200 ज्यादा है। ये सवाल का आंसर होगा कि अगस्त्यमलाई की तुलना में नीलगिरी में प्रजातियों की संख्या कितनी ज्यादा है? तो 200 ज्यादा है। ये बात ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है कि नीलगिरी में पाई जाने वाली 8000 स्पीशीज ऐसी थोड़ी है सारी की सारी जो अगस्त्यमलाई में नहीं पाई जाती, या यहां पर पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल अगस्त्यमलाई में नहीं पाए जाते। इसका मतलब दोनों में कॉमन प्रजातियां तो है। तो दोनों में सबसे पहले हमें कॉमन प्रजातियां देखनी पड़ेगी। मान लो कि यहां पर कॉमन प्रजातियां दोनों की है 7500 तो कॉमन है, दोनों में पाई जाती है। इसका मतलब अब नीलगिरी में बची हुई कितनी प्रजातियां हैं? 500 ऐसी प्रजातियां हैं जो अगस्त्यमलाई में, अच्छा अगस्त्यमलाई में भी वही है 7500, तो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कितनी ऐसी स्पीशीज है जो नीलगिरी में नहीं पाई जाती? 300। अब ये बताओ कि डिफरेंट स्पीशीज दोनों में कितनी है? 300 ये वाली, 500 ये वाली। जो यहां है वो यहां नहीं है और जो यहां है वो, इसका मतलब दोनों ऐसी है जो अलग है, एक दूसरे से अलग है। तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ बायोडायवर्सिटी का? 800। आगे बात समझ। तो अंतर क्या किया जाता है? अगर इसमें कंफ्यूजन है तुलना, तो इसका मतलब अगस्त्यमलाई की तुलना में नीलगिरी में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, दैट इज कंपैरिजन। डिफरेंस मतलब दोनों में कॉमन प्रजातियां निकालने के बाद डिफरेंट प्रजातियां कितनी है उन दोनों का योग, इधर वाली डिफरेंट इधर वाली डिफरेंट, दोनों को जोड़ेंगे तो बायोडायवर्सिटी का टोटल डिफरेंस इतना है। जो यहां है वो यहां नहीं है और जो यहां है वो यहां नहीं। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? आ रही है बात समझ में? अच्छा, दोनों अगर पास पास स्थित है तो डिफरेंस हमेशा के लिए उतना ही रहेगा या घट बढ़ सकता है? घटने के चांस खूब सारे रहेंगे। मान लो नीलगिरी और अगस्त्यमलाई के बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है और यहां पर कुछ हिरण या जानवर पानी की तलाश में, जो यहां पर जैसे हिरण की पॉपुलेशन है 1000, उसमें से 200 हिरण पानी की तलाश में अगस्त्यमलाई आ जाते हैं और फिर उनको ये पसंद आ जाता है, यही रहने लग जाते हैं। अब वो जो हिरण पहले सिर्फ नीलगिरी में पाए जाते थे अब अगस्त्यमलाई में भी पाए जाने लगे। इसका मतलब वो स्पीशीज अब कॉमन स्पीशीज हो गई दोनों की। तो इसका मतलब कॉमन स्पीशीज बढ़ गई तो डिफरेंस कम हो गया। ये डिफरेंस कम किसने किया? माइग्रेशन ने, इन प्रजातियों के प्रवासन ने। मान लो कि यहां पर कोई भेड़ चढ़ती है, कॉमन स्पीशीज है दोनों में भेड़, और वो भेड़ यहां पर पाए जाने वाले प्लांट में चढ़ती है और उस प्लांट के बीच या फिर कोई भी उसकी स्ट्रक्चर उसके बालों में उलझ गई और वो उसने जाके गिरा दी नीलगिरी में। बीज पर जिसको कहते हैं, बीज का प्रकीर्णन। तो वो प्लांट स्पीशीज पहले जो सिर्फ अगस्त्यमलाई में पाई जाती थी अब नीलगिरी में भी पाई जाने लगी, माइग्रेशन हो गया। तो इसका मतलब इस अंतर को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन है? प्रवास। याद रखेंगे इस बात को, प्रवास। प्रवास से तो अल्फा वाले क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी का अंतर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जो कुछ भी है, सही है। तो ये सब। और तीसरा, पूरे भारत को हम एक मान ले रीजन या क्षेत्र और उसका एक स्थान मान ले नीलगिरी को लोकल एरिया। तो भारत की तुलना में भारत के सारे अल्फा वालों को जोड़ देंगे बायोडायवर्सिटी, तो अल्फा जो भारत की बायोडायवर्सिटी आएगी। तो भारत की बायोडायवर्सिटी की तुलना में नीलगिरी की बायोडायवर्सिटी कितनी है, इसका रेशियो या अनुपात निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? तो तीसरा काम बीटा बायोडायवर्सिटी में रीजनल और लोकल बायोडायवर्सिटी का अनुपात ज्ञात किया जाता है। तीन काम किए जाते हैं बीटा बायोडायवर्सिटी। में कंपैरिजन, डिफरेंस और अनुपात। अनुपात रीजनल और लोकल बायोडायवर्सिटी का रेशियो ज्ञात करते हैं। आगे बात समझ। अच्छा, जो डिफरेंस है वो किसके द्वारा प्रभावित हो सकता है, घट बढ़ सकता है? माइग्रेशन के द्वारा। चार कीवर्ड है बीटा बायोडायवर्सिटी में, कंपैरिजन, डिफरेंस और वो माइग्रेशन से प्रभावित होता है, और चौथा अनुपात। ठीक है, अनुपात किसका? पूरे बड़े रीजन का लोकल एरिया के साथ में। अब गामा बायोडायवर्सिटी की बात करें। गामा बायोडायवर्सिटी किसी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की बायोडायवर्सिटी का ज्ञात करने का तरीका है। बड़ा बायोडायवर्सिटी का एरिया कौन सा? लाइक अर्थ, पूरी पृथ्वी। अच्छा, या फिर प्रशांत महासागर या सवाना घास का मैदान, कोई भी बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया। उस एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में या किसी बड़े बायोम में अलग अलग छोटे छोटे इकोसिस्टम होते हैं कि नहीं होते? और इन सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम में प्रजातियां जो पाई जाती हैं उन सबको जोड़ दें तो गामा बायोडायवर्सिटी आ जाती है उस पूरे एरिया की। जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी को बायोडायवर्सिटी निकालें, उसको गामा बायोडायवर्सिटी कहे, तो इसको एरिया नंबर 1 कहते हैं, इसको एरिया नंबर 2, 3, 4, 5, 6 बोलते हैं। यहाँ पर मिलने वाली सभी स्पीशीज को काउंट कर ले और इनको बोलते हैं स्पीशीज नंबर 1, इनको बोलते हैं 2, 3। और हम अब इस पूरे एरिया की स्पीशीज को काउंट करें तो S1 प्लस, तो इसका मतलब हमें आना चाहिए पूरी पृथ्वी की बायोडायवर्सिटी मतलब 15 लाख प्लांट और एनिमल स्पीशीज, सही है। लेकिन यहां पर इफ इन द केस हम सोच रहे हैं, वैसे हमने ज्ञात किया 15 लाख प्रजाति, लेकिन हमारी नंबरिंग आ रही है 15.30 लाख, मतलब 30,000 प्रजातियां ज्यादा काउंट हो रही, जितनी की खोज ही नहीं की। कॉमन वाला फैक्टर। इसका मतलब 5000 ऐसी स्पीशीज है जो 6 बार काउंट हो गई है, सही बात है तो 5000,
लेकिन 6 बार काउंट होगी तो 30,000 के रूप में दिखाई देगी। तो वो स्पीसीज किसी एक जगह पर काउंट होगी और कॉमन बाकी से जहां मिल रही है वो कटा दी जाएगी। इसका मतलब फुल फॉर्मूला क्या निकलेगा? -C। तो गामा जैव विविधता किसी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया की बायोडायवर्सिटी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, और बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे छोटे और एरिया होते हैं, उन सब की प्रजातियों को जोड़ के उनमें से कॉमन प्रजाति घटा दें तो गामा जैव विविधता प्राप्त होती है। आगे बात सुनो, एक सवाल यहां से निकल सकता है मेजरमेंट वाले एरिया से। अगला सवाल निकल सकता है ज्योग्राफी के हिसाब से पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के प्रारूप। पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में हमने कुछ बातें लिखी है। इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी घटेगी, पृथ्वी की सतह से हाइट पे जाएंगे तो भी बायोडायवर्सिटी घटेगी, और समुद्रों में किनारे से अंदर जाएंगे तो भी बायोडायवर्सिटी घटेगी। तीनों पैटर्न लिखे हैं। उसके बाद में पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों। वर्षा वनों में भी सबसे बड़ा भाग है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पूरी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और इसका मतलब वो CO2 भी बहुत ज्यादा लेते हैं। O2 CO2 एक्सचेंज करने का काम फेफड़ों का, इसलिए इनको लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की किडनी किसको कहते हैं? वेटलैंड्स को। ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि पृथ्वी के फेफड़े तो बहुत फेमस सवाल है, बहुत सारे पूछते हैं, लेकिन पृथ्वी की किडनी नमभूमि क्षेत्रों को कहते हैं। अगर नहीं लिखा तो लिख सकते हैं, पृथ्वी की किडनी कहते हैं नमभूमि क्षेत्रों को। ठीक है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर 4 उच्च जैव विविधता के क्षेत्र और 3 निम्न जैव विविधता के क्षेत्र हैं। 2 जमीन पर, एक जमीन और पानी के बीच में और एक पानी के नीचे। जमीन वालों के 2 के नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। शीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा, सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जमीन पर दूसरी शीतोष्ण वन। दो तो ये हो गई, और फिर एक जमीन और पानी के बीच में नमभूमि वेटलैंड्स, और फिर एक पानी के नीचे कोरल रीफ प्रवाल भित्ति। तो ये 4 एरिया है। ऐसा सवाल बन जाए यहां से कि निम्न में से कौन से उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र नहीं है? चारों में से 3 नाम तो ये हो, और एक मान लो कि कोई नाम आ जाए डेजर्ट, तो सिंपली डेजर्ट। एक सवाल आसान बनता है। अच्छा, पूरी पृथ्वी पर 3 लो बायोडायवर्सिटी एरिया है, पोलर, सब पोलर और डेजर्ट। ध्रुवीय क्षेत्र, उपध्रुवीय क्षेत्र, और यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक टुंड्रा के बाद में टेगा वाली, टुंड्रा टेगा ये तो ये हो गई, नीचे वाला तहरी, और उसके बाद में बीच में कहीं पर भी डेजर्ट है, वो सारे। तो 3 निम्न जैव विविधता वाले और 4 उच्च जैव विविधता वाले। अच्छा, एक सवाल अपन सोल्व करें। इस बार प्रारंभिक परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना इस सवाल को, और थोड़ा सा धैर्य से जवाब देना है। कई बच्चों को तो शायद अभी जो लेटेस्ट पढ़े उनको पता भी होगा इस बात का, आपने जब से उसको डिस्कस करना शुरू किया। एक तो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या जिनको सदाहरित वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, और दूसरे है टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन। इन दोनों की ही सॉइल जो होती है, इन दोनों की ही सॉइल में पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होते हैं। दोनों की ही सॉइल न्यूट्रिएंट रिच है, क्योंकि दोनों में ही जैव विविधता ज्यादा है। जैव विविधता ज्यादा कब होगी? जब प्लांट ज्यादा होगी, और प्लांट ज्यादा कब होंगे? जब पानी, पोषक तत्व और सनलाइट वगैरह सब प्रॉपर मिलेंगे तभी। तो इसका मतलब दोनों की ही मिट्टी में न्यूट्रिएंट रिच है, पोषक तत्व ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में अगर बात की जाए तो सॉइल में न्यूट्रिएंट इसके ज्यादा रहते हैं या इसके ज्यादा रहते हैं? शीतोष्ण इसके लिए कौन कौन राइट कर रहा है? अच्छा, इसके लिए कौन कौन राइट कर रहा है? अच्छा, इसको राइट क्यों माना जाए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को राइट क्यों माना जाए? लेकिन इसमें प्लांट ज्यादा है तो सॉइल से न्यूट्रिएंट कंजम्पशन रेट भी ज्यादा है, और दूसरा बरसात ज्यादा होती है। तो बरसात ज्यादा होती है तो उसके पानी के साथ बह के न्यूट्रिएंट लीचिंग आउट भी ज्यादा होते हैं। इसलिए दोनों में हालांकि न्यूट्रिएंट रिच है, लेकिन तुलनात्मक रूप से शीतोष्ण में ज्यादा मिलेगा। ये सवाल यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इस बार पूछा था। खेला हो जाता है इसमें कि भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ पौधे ज्यादा कब उगेंगे? जब न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, और न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो इसका मतलब बचा रहे। ये लो आसान सवाल, थोड़ा सा एक बार खुद ही राजी इधर उधर देखिए। चलो अगला सवाल देखिए ना, वैसा फील आता है, लेकिन इसको कहते हैं हाथ आया पर मुंह न लगा, सिली मिस्टेक। याद रखिए इस बात को ना, दोनों में ही न्यूट्रिएंट ज्यादा, बट कंपैरेटिवली मिट्टी में किसके प्रेजेंट? शीतोष्ण में ज्यादा उपस्थित होते हैं। अच्छा, उसके बाद में इंडिया बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से बहुत रिच है, समृद्ध राष्ट्र है, और भारत के जैसे 17 राष्ट्र और है, मतलब 16 इंक्लूडिंग इंडिया 17 राष्ट्र है। ये जो 17 उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र वाले जो देश है उन्हें कहते हैं मेगा डाइवर्स कंट्री। यहां से एक सवाल बनता है, अब हमें मेगा डाइवर्स कंट्री की संख्या 17 है और ये 17 के 17 याद रखने हैं और एज इट इज याद रखने हैं, तो हम इनको महाद्वीपों में बांटते हैं। महाद्वीपों में बांट के याद कर ले। तो जिन बच्चों ने अगर ठीक से उसको याद नहीं किया तो इनको महाद्वीप वाइज कर ले। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, 17 में से एशिया महाद्वीप में कितने हैं? 5। फिर उसके बाद दक्षिण अमेरिका में कितने हैं? 5। फिर अफ्रीका में कितने हैं? 3। और फिर उसके बाद दक्षिणी नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं? 2। और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 2। एशिया वाले 5 के नाम बता दो। भारत, चीन तो 2 पास में, और फिर 3 पास में है मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस ये तीनों पास में है, और भारत, चीन पास में। तो टोटल 2 + 3 एशिया वाले 5 हो गए, और ये 5 देश मेगा डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, फिर दक्षिण अमेरिका वाले 5 के नाम बता दो। ब्राजील, ब्राजील के कंधे पे बैठे हैं 4 देश, इधर कंधे से गोदी तक। सबसे पहले वेनेजुएला, फिर कोलंबिया, फिर इक्वेटर में इक्वाडोर, और उसके जस्ट इधर पेरू। तो 5 हो गए, 10। तो 17 मेगा डाइवर्स देशों में से 10 तो 2 महाद्वीपों में ही है। एशिया में कौन कौन है? इंडिया, चाइना, और फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस 5, और फिर दक्षिण अमेरिका में 5 है, ब्राजील और उसके ऊपर 4, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू। ये 5 वो देश है जहां अमेज़न रेन फॉरेस्ट फैले हुए हैं। अमेज़न नदी का बेसिन क्षेत्र और उसके आसपास का एरिया। तो टोटल 5 और 5 10। अब 3 अफ्रीका वाले नाम बता दो। जायरे, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका। तो 3 ही हो गए। जायरे बीचों बीच, मेडागास्कर पूर्व साइड में, और नीचे नीचे साउथ अफ्रीका। तो 13 हो गए। अब 2 नॉर्थ अमेरिका के नाम बताओ, यूएसए और मैक्सिको, और 2 ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप के नाम बता दो, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। तो टोटल 17 है। किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल की विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट मेगा डाइवर्स एंड विच इज मेगा डाइवर्स, वैसे वाले सवाल यहां से एक बनते हैं। मेगा डाइवर्स कंट्री किसको कहते हैं? जहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, इस बात का प्रमाण 2.4 ज्योग्राफिकल एरिया और 8.1 स्पीशीज पाई जाती है। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी को जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? 4 इंपॉर्टेंस है। पहला नहीं पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा, तीसरा नहीं पूछेगा, चौथे पे सवाल बनता है पॉल एहरलिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल एहरलिच के द्वारा दी गई, जिसमें एरोप्लेन की तुलना पृथ्वी से की गई है।
और पृथ्वी पे जो प्रजातियां हैं उनकी तुलना की है एरोप्लेन में लगे हुए स्क्रू या नट बोल्ट से। जिस प्रकार एरोप्लेन में स्क्रू या नट बोल्ट कम हो जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी पे कम हो जाएंगी प्रजातियां। तो स्क्रू नट बोल्ट होने से उधर एरोप्लेन कमजोर हो जाएगा और इधर प्रजातियां कम होने से पृथ्वी पर लाइफ का सिस्टम कमजोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हवाई जहाज में सारे स्क्रू महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ स्क्रू महत्वपूर्ण है। वैसे ही पृथ्वी पे सारी प्रजातियां महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ प्रजातियां ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन प्रजातियों को क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज, पूंजी शिला प्रजातियां कहते हैं। पूंजी शिला प्रजातियां। Keystone species are those species which are required for the stability of ecosystem. पूंजी शिला प्रजातियां वे प्रजातियां जो किसी भी पारितंत्र के स्थायित्व के लिए आवश्यक होती है। Keystone species are those species which are required for the stability and balance of ecosystem. पूंजी शिला प्रजातियां वे प्रजातियां जो किसी भी पारितंत्र के स्थायित्व और संतुलन के लिए आवश्यक होती है, उन्हें पूंजी शिला प्रजातियां कहते हैं। एक लाइन और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं। They play significant role in key process of ecosystem. They play significant role in key process of ecosystem. ये पारितंत्र की विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पारितंत्र की विभिन्न प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं इसके? हनी बी। आपने ये आर्टिकल पढ़े होंगे खूब सारे कि अगर हनी बी नहीं होंगी, मधुमक्खियां, तो बहुत सारी प्लांट स्पीसीज गायब हो जाएगी क्रॉस पोलिनेशन करवाने के लिए। तो इसका मतलब हनी बी कीस्टोन स्पीसीज है, पूंजी शिला प्रजाति है। इसके बाद टाइगर नहीं होगा तो जंगल नष्ट हो जाएंगे। शाकाहारियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइगर, लायन या फिर टॉप कार्निवोरस चाहिए। येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका, वहां पर फोटोग्राफ आता है तो सोशल मीडिया पे, वहां पर जो वो टॉप प्रेडेटर गायब हो गए, भेड़िए वगैरह मिलते थे वो गायब हो गए वहां से। और इस वजह से शाकाहारी इतने बढ़ गए कि सारा घास खा के उसको सुखा दिया नेशनल पार्क को। अब उसके बाद में वहां पर बाहर से लाके एक पैक ऑफ वोल्फ, भेड़ियों का झुंड छोड़ा गया और उन्होंने शाकाहारियों का शिकार करना शुरू किया और विद इन 10 ईयर वो वापस से हरा भरा दिखने लग गया। तो इसका मतलब वोल्फ उस केस में क्या है? महत्वपूर्ण प्रजाति कीस्टोन स्पीसीज है, पूंजी शिला प्रजाति है। इसी प्रकार एलिफेंट किसी घास के मैदान को घास का मैदान बनाए रखता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ट्री उगते हैं उनको तोड़ देता है। क्योंकि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में क्या अंतर है? ट्री डेंसिटी का। और ट्री डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो ग्रासलैंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट को तोड़-फोड़ करने में एलिफेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार फिग ट्री, अंजीर का पेड़, ये बहुत सारे शाकाहारियों का भोजन होते हैं अंजीर के फल, और बहुत सारे कीड़ों की नेस्टिंग साइट होती है, वो अपने अंडे वगैरह देते हैं इसमें। अंजीर का पेड़ या फिग ट्री भी एक कीस्टोन स्पीसीज है। मतलब कीस्टोन स्पीसीज कैन बी प्लांट और एनिमल, कैन बी अ स्मॉल एनिमल टू लार्ज एनिमल, कोई भी। मतलब यहां पर उसका साइज या प्लांट एनिमल होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उसका रोल, महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी कि वो कैसे दूसरी प्रजातियों के सर्वाइवल या स्टेबिलिटी के लिए आवश्यक है। आगे बात समझ में? तो ये कीस्टोन स्पीसीज, पूंजी शिला प्रजातियां इनको कहते हैं। तो पॉल एहरलिक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एचडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, पॉल एहरलिक आपके दो जगह नाम आता है। एक केमिस्ट्री में सल्फर ड्रग्स की खोज की थी पॉल एहरलिक ने, आर्टिफिशियल जो एंटीबायोटिक में, और एक ये वाले हैं पॉल एहरलिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हम जो है वो इन प्रजातियों की क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है। कोई भी स्पीसीज तीन तरीके से विलुप्त हो सकती है। प्राकृतिक तरीके से, जब पर्यावरणीय परिस्थिति बदलती है तो बदली हुई पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार जब कोई प्रजाति अडॉप्ट नहीं कर पाती है, अनुकूलित नहीं कर पाती है, तो वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। डार्विन का सर्वाइवल इज द फिटेस्ट का नियम। ठीक है, पर्यावरणीय परिस्थिति बदली और बदली हुई पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार अगर किसी ने खुद को नहीं डाला तो धीरे धीरे करके संख्या घटेगी और गायब हो जाएगी। ऐसा विलोपन किसी भी प्रजाति का एक्सटिंक्शन नेचुरल एक्सटिंक्शन कहलाता है। हमने क्लाइमेट चेंज से इतने क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि हमारा एक्सटिंक्शन हो जाएगा, इसमें बहुत सारी प्रजातियां गायब हो जाएगी। वैसे ही एक्सटिंक्शन होता है लाखों करोड़ों सालों में, लेकिन हमने 300 साढ़े 300 सालों में ये कमाल कर दिखाया। मेहनत लगी है। ये नंबर अपने आप में अभूतपूर्व जिसको कहते हैं। किसका नंबर है ये? मानव जनसंख्या। ये मतलब आप जितना गंभीरता से सोचोगे इस चीज को, जितना इमेजिन करोगे, उतना ही ज्यादा मतलब आप सोच सकते हो कि मानव किस चीज का नाम है। कितना मैनिपुलेट कर दिया इसने सिस्टम को, कितना मॉडिफाई कर दिया, कितने अपने हाथ में कर दिया। कितने होते हैं ये एक साथ खड़े होकर? अगर आप देखोगे कभी इतने लोगों को इमेजिन करो दिमाग में, सोच नहीं पाते है ना। और इसमें से 16.5% से 17% के बीच में पता लगेगा एग्जैक्ट तो हमारे पास है। 18 हो गए, अति उत्साह नहीं हो जाएगा क्या? 142 करोड़ नाम ले रहे हैं आजकल, है ना। 44 भी कहने लगे कहीं, वही बात है वापस से। वो तो कितने जाएंगे हम? क्या अनुमान है? 170 के प्रोजेक्शन है शुभ रहेगा। हाँ तो चलो ठीक है, वापस से। तो एक तो प्राकृतिक तरीके से विलुप्त हो सकती है प्रजातियां, डायनासोर वगैरह, ये जो मैमथ वगैरह है। दूसरा है मास एक्सटिंक्शन, किसी सीमित जगह पर प्रजाति पाई जाती है और वहां पर हो जाए कैटास्ट्रोफिक इवेंट। जैसे गिर लायन का उदाहरण ले सकते हैं, या फिर मान लो कि नंदा देवी के आसपास जो फूलों की घाटी है वहां पर मिलने वाली प्लांट स्पीसीज सारी एक साथ गायब हो जाए, किसी लैंडस्लाइडिंग से, ज्वालामुखी से, आग लगने से, वो प्रजाति एक साथ समूह के रूप में प्राकृतिक आपदाओं के कारण विलुप्त हो जाए। और तीसरा एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित है, हमारी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से गायब हो जाए। ये तीन शब्द याद रह जाए तो ठीक है, ठीक है संभावना यहां से भी। फिर अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल जाता है एग्जामिनर, तो कौन प्रजाति विलुप्त होगी उसके 6 कैरेक्टर बताए गए हैं। 3 और 3 में याद करेंगे। 3 में सबसे पहले वो प्रजाति जिनके शरीर का आकार बड़ा होता है, ज्यादा फूड रिक्वायर्ड, ज्यादा शेल्टर, बड़ा सब चीजें ज्यादा चाहिए, तो वे प्रजाति आसानी से गायब हो जाएगी जिनका बड़ा शरीर का आकार होगा, क्योंकि ज्यादा भोजन सब चीजें ज्यादा। और जो ज्यादा बड़े होंगे उनके साथ दूसरी चीज जुड़ी होती है कि लो रिप्रोडक्शन रेट होती है। एक बार में 1 तो 4 बच्चे ही देंगे, जबकि छोटे शरीर वाले इंसेक्ट वगैरह हजारों लाखों की संख्या में अंडे देते हैं, तो इनकी लो रिप्रोडक्शन रेट होती है और इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन का साइज छोटा रहता है। तो 3 फैक्टर, बड़ा शरीर का आकार, जन्म दर का कम होना, और तीसरा लो स्मॉल पॉपुलेशन साइज। 3 और चीजें हैं
अगर कोई फूड चेन में सबसे बाद में भोजन प्राप्त करेगा तो ऊपर वो फूड रिसीव करेगा तो उसकी भूख से मरने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे, कम भोजन मिलने के चांस होंगे। दूसरा, जो अगर माइग्रेटरी स्पीसीज है, प्रवासी प्रजातियों और आने जाने का रास्ता फिक्स है, तो वो अगर दूसरे एंड पे या रास्ते में कहीं दिक्कत है तो वो विलुप्त हो जाएगी। और तीसरा है कि किसी सीमित एरिया में ही मिलती है, संकीर्ण क्षेत्र में ही मिलती है उसकी रेंज, उसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन बड़े एरिया में नहीं है। 6 कैरेक्टर है, ये 6 में से 6 कैरेक्टर जिस स्पीसीज में पाए जाएंगे वो उतना ही तेजी से विलुप्त होगा, और 6 में से 0 मिलेगा उसके चांस सर्वाइव करने के उतने ही ज्यादा। अब जैव विविधता क्षति के 4 कारण जिन्हें 4 डेवलप बायोडायवर्सिटी कहते हैं, और उन 4 डेवलप बायोडायवर्सिटी में से सबसे प्रमुख कारण है प्राकृतिक आवासों की क्षति और नुकसान। तो इसलिए इसको अगर ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा भी है, इन चारों में से प्रमुख कारण कौन है, तो प्राकृतिक आवासों की क्षति और उसका विखंडन। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अत्यधिक दोहन, मतलब सस्टेनेबल यूज होता है, जितनी मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु हम काम में ले उतने ही वापस से नए बढ़ने का मौका दे, लेकिन हमारी कंजप्शन रेट ज्यादा और इनके पैदा। तो इसलिए इसको अगर ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा भी है, इन चारों में से प्रमुख कारण कौन है, तो प्राकृतिक आवासों की क्षति और उसका विखंडन। दूसरा कारण है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अत्यधिक दोहन, मतलब सस्टेनेबल यूज होता है, जितनी मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु हम काम में ले उतने ही वापस से नए बढ़ने का मौका दे, लेकिन हमारी कंजप्शन रेट ज्यादा और इनके पैदा होने की दर कम, तो धीरे धीरे करके ये गायब होती चली जाती है, और इसको कहते हैं अत्यधिक दोहन या ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और इसकी वजह से कुछ स्पीसीज गायब हुई है। 3 नाम आपको याद रखने चाहिए। पहला नाम डोडो का याद रखना चाहिए, दूसरा थाईलेसिन या तस्मानियन टाइगर, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, एक भेड़िया जैसा, लेकिन कहते हैं उसको टाइगर है क्योंकि धारियां पाई जाती है। तस्मानियन टाइगर का एक नाम तस्मानियन डेविल भी है, डेविल भी कहते हैं इसको, तस्मानियन डेविल। अच्छा, ये जो है वो तस्मानिया आइलैंड से ही ओरिजिन माना जाता है। तस्मानिया आइलैंड कहां है? ऑस्ट्रेलिया के नीचे, न्यूजीलैंड के ऊपर, बीच में है दोनों के, है ना, तस्मानियन टाइगर। और तीसरा जो वो पैसेंजर पिजन या स्टीलर सिकाऊ, ये चर्चा में स्टीलर समुद्री गाय जो रशिया के आसपास पाई जाती थी, और पैसेंजर पिजन जो यूएसए में पाया जाता था। हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ये प्रजातियां विलुप्त हो गई है। उसके बाद अगला सवाल जो ठीक ठाक सवाल है पूछा जा सकता है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, इनवेजिव एलियन स्पीसीज। तो वो स्पीसीज जो पाई तो किसी एक जगह पर जाती है, लेकिन मनुष्य के द्वारा जिसको ट्रांसपोर्ट किया गया नई जगह पर, और वो नई जगह के लिए वो स्पीसीज विदेशी है, एलियन है, और वो स्पीसीज नई जगह जाके अपने आक्रामक व्यवहार या एग्रेसिव बिहेवियर के कारण उस नई जगह की बायोडायवर्सिटी में कमी कर दे, तो वो प्रजाति कहलाती है इनवेजिव एलियन स्पीसीज। मनुष्य के द्वारा इन 15 लाख प्रजातियों में से लगभग 45,000 स्पीसीज इधर उधर की गई है, इधर उधर सर्कुलेट की है, विदाउट एनी इंटेंशन और विद इंटेंशन। इन 45,000 में से लगभग 5,000 ऐसी स्पीसीज है जिन्होंने नई जगह जाकर के वहां की स्पीसीज में कमी कर दी है, जिनमें से हमने एग्जांपल के तौर पर 3 प्लांट लिखे हैं। एक तो जलकुंभी है, जिसको पैकिंग मटेरियल के रूप में पहले यूज किया जाता था। जलकुंभी क्या है? एक एक्वेटिक वीड है, चलिए खरपतवार है, पानी में, तालाब में, झील में उगती है, और जहां एक बार उगनी शुरू हो गई फिर और किसी को वहां बचने नहीं देती है। इसको वाटर हाइसिंथ या टेरेरो बंगाल क्यों कहते हैं? टेरेरो बंगाल इसलिए क्योंकि बंगाल में मछली पालन वाले पोर्ट खराब कर देती है, और मछली वहां का मुख्य भोजन है। वाटर हाइसिंथ कहते हैं या आइकोनिया कहते हैं या जलकुंभी कहते हैं। बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? जलकुंभी को, क्योंकि वहां की मछलियों को मार देती है, ये पोर्ट में एक बार बढ़ने लगी। उसके बाद दूसरा नाम लिखा हमने लेंटाना केमारा, जर्मनी कहते हैं। ये खूब सारा अंग्रेज लाए थे यहाँ पर अमेरिका से, और अंग्रेजों ने यहाँ लाया और ये इतना फैल गया कि वेस्टर्न घाट, हिमालय, अरावली सब जगह, तो इवन खाली प्लॉटों में हर जगह दिखता है। छोटे छोटे लाल पीले गुलाबी रंग के फूल होते हैं गुच्छों में, इसलिए इसको जर्मनी या लेंटाना केमारा कहते हैं। और ये लेंटाना केमारा विदेशी आक्रामक प्रजाति हमारे यहाँ लोकल की कमी बन गई। आजादी के बाद अकाल पड़ा और हमने गेहूं मंगाया था अमेरिका से, उसके साथ खरपतवार के बीज आए जिसको पार्थेनियम, गाजर घास या कांग्रेस घास भी कहते हैं। सब जगह मिलता है, सफेद रंग के छोटे छोटे फूल से इतनी सी खरपतवार होती है ना, तो इसको गाजर घास बोलते हैं, सब जगह उग जाता है। अच्छा, इसी प्रकार हमने राजस्थान के अंदर एक और ऐसी समस्या पाल ली जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा। कभी देखा इस प्लांट को? विलायती कीकर, नाम लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा। ये साउथ अमेरिका या मैक्सिको इन जगहों पर पाई जाती है। अपने वाली स्टेट ट्री का नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी को कहते हैं, और ये है प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा, नाम सुंदर है इसका। मूलतः ये दक्षिण अमेरिका, महाद्वीप या फिर मैक्सिको उन क्षेत्रों में मिलती है। क्या नाम रहता है? प्रोसोपिस जूलिफ्लोरा। गांव के बच्चों के येलो वाले ड्राई फ्रूट इतने इतने से लगते हैं, इसमें ऐसे लगती हैं, जो अपने खेजड़ी पे लगती है उनको क्या बोलते हैं? सांगरी। इन पे भी तो सांगरी जैसी लंबी लंबी वो फली सी लगती है, येलो कलर, क्या बोलते हैं? पादरी। तो वो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी बोलते हैं, तो ऐसे ही खा के टेस्ट करते कि नहीं करते बच्चे कई बार, तो बस ये वही विलायती कीकर या बबूल। अच्छा, इसी प्रकार एनिमल स्पीसीज भी है, जिसमें एक तो नील नदी में पाई जाने वाली पर्च, नाइल पर्च, और दूसरी है अफ्रीकन कैटफिश। अच्छा, क्या भारत की प्रजातियों ने भी बाहर जाके ऐसा कोई हंगामा किया है क्या? बहुत सारी है, बहुत सारी भारत की प्रजातियां भी यूरोप या अमेरिका में जाके वहां की बायोडायवर्सिटी में कमी का कारण बनी। ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाफ भी बाहर वाले साजिश कर रहे हैं अपनी प्रजातियां बेच के, हमारे वाले भी वहां पर लगभग 5,000 एलियन इन्वेजिव स्पीसीज है। अगला है को एक्सटिंक्शन या सह-विलोपन। दो प्रजाति जब ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य रूप से, इस शब्द को याद रखेंगे, जब दो स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेटरी वे में अनिवार्य रूप से बिना किसी विकल्प के एक दूसरे पर निर्भर हो, और उस केस में एक प्रजाति विलुप्त होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली विलुप्त होगी, अनिवार्य रूप से। अगर ऑप्शन हुआ कि मान लो दो एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन ऑप्शन है कि एक प्रजाति अगर गायब हो गई तो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएगी, दूसरे के साथ अपना काम चल जाएगा, मतलब दो नहीं कोई और सही, उस केस में तो विलुप्त होगी नहीं। लेकिन अगर कोई और नहीं सही है, सिर्फ तो ही, तो उस केस में वो उसके साथ ही विलुप्त हो जाएगी। पैरासाइट का केस यहां हो सकता है। अगर कोई पैरासाइट किसी मान लो होस्ट का खून चूसता है और वो होस्ट प्रजाति गायब हो गई, तो पैरासाइट को खून चूसने को नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो पैरासाइट भी विलुप्त हो जाएगा साथ। है तो ये उसके बाद में प्रजातियों का संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, और कंजर्वेशन की दो अप्रोच है, इन सिटू, एक्स सिटू। सवाल पूछा जा सकता है विच अमंग फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एक्स सिटू और विच अमंग टाइप ऑफ इन सिटू। मतलब ये एक सिंपल सा सवाल बनता है यहां से कि इसके कौन से निम्नलिखित में से कौन सा एक्स सिटू का प्रकार और कौन सा इन सिटू का प्रकार है। एक्स सिटू को एक एक करके काउंट करें। सीड बैंक लिखा है, बीजों को सुरक्षित कर दिया जाए। बीज बैंक, जीन बैंक लिखा है। क्रायो प्रिजर्वेशन, नियमता परिरक्षण लिखा है। उसके बाद हमने लिखा जू, जंतु वाले या फिर जिसको क्या कहते हैं
चिड़ियाघर, उसके बाद में जूलॉजिकल पार्क लिखा है, बॉटनिकल पार्क लिखा है, ट्री गार्डन लिखा है क्या? उसके बाद बायोलॉजिकल गार्डन लिखा है, जैविक उद्यान, जैविक उद्यान के बाद एक्वेरियम लिखा है, एक्वेरियम। क्या उसके बाद में हम नाम लिख सकते हैं टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन? लिख दो उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन, क्योंकि प्लांट को बचाने के लिए प्रयोगशाला में उसके टिश्यू को प्रोपोगेट करके नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। सही है। अच्छा, इसके अलावा बायोलॉजिकल गार्डन या फिर डियर पार्क आ सकता है क्या इसमें? बेसिक सेंस क्या होना चाहिए कि अगर किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर मनुष्य द्वारा तैयार किए गए किसी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो सारे तरीके एक्सिट हुए। आगे बात सुनो, हमारी लिस्ट में आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन अगर किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना है तो वो सारे तरीके इन सिटू, स्वयं के स्थान पर और दूसरे स्थान पर, मतलब पर मतलब दूसरे स्थान या बाह्य स्थान है उसको कहते हैं। इन सिटू के तरीके कौन से हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी और कंजर्वेशन रिजर्व, समुदाय आरक्षित क्षेत्र और संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, उसके बाद में समुद्री संरक्षित क्षेत्र, उसके बाद में पवित्र वन, उसके बाद में जैव आरक्षित क्षेत्र, उसके बाद में लिख दो रामसर साइट्स, जिन्होंने नहीं लिखा रामसर स्थल है? अभी बता देंगे। ओरड भूमियां जो राजस्थान में अपने जो छोड़ी जाती है गांव वालों के द्वारा, बस वही। क्या लिखेंगे? रामसर स्थल। एक और लिख देंगे बीएचएस, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जैव विविधता विरासत स्थल, बीएचएस बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, जैव विविधता विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल। टोटल लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करें। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी में क्या क्या सवाल बनते हैं, मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ चीजें बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखनी है, अंडरलाइन करते चलेंगे। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी होते क्या है? जहां पर स्थानिक प्रजातियों की संख्या ज्यादा हो और जहां पर 70% से ज्यादा प्राकृतिक आवासों का नुकसान हो गया। दो शर्त है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी जहां उच्च जैव विविधता और उस उच्च जैव विविधता में स्थानिक प्रजाति सामान्य पादपों की 1500 या विश्व की सामान्य पादपों की 0.52% प्रजातियां मिलती हो, और दूसरा जहां पर 70% से ज्यादा प्राकृतिक आवासों का नुकसान हो चुका हो। ये यूपीएससी का आया हुआ सवाल है। एज इट इज किसी भी हॉटस्पॉट एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो उसकी बेसिक जरूरतें कितनी है? दो शर्तें होनी चाहिए। पहला, वहां पर सामान्य पादपों की 1500 या विश्व में 3 लाख प्रजातियां उनकी 0.52% प्रजातियां वहां मिले, और दूसरा 70% से ज्यादा प्राकृतिक आवासों की क्षति हो गई हो। आगे बढ़, किसने बताया कंसेप्ट? नॉर्मन मेयर ने, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। कौन से वर्ष में? 1988 में। अच्छा, पूरे विश्व में कितने हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं? 36। विश्व के कितने परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया पे, सिर्फ फैक्ट को अंडरलाइन करते चलेंगे। 36 हॉटस्पॉट, नॉर्मन मेयर 1988, नॉर्मन मेयर 1988, 36 हॉटस्पॉट, और 36 हॉटस्पॉट का 2.3% ज्योग्राफिकल एरिया। विश्व में भारत का है 2.4 पे, और भारत वाले से 0.1 कम, 2.3, जमीन और पानी दोनों मिला के। और यहां पर विश्व की 60% प्रजातियां मतलब बायोडायवर्सिटी मिलती है। इन जो 36 में से 4 हॉटस्पॉट भारत में विद्यमान है, जिनमें टोटल हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी का 16.86% बायोडायवर्सिटी मिलता है। ठीक है। हॉटस्पॉट कौन डिक्लेयर करता है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कहां का एनजीओ है? यूएसए का। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये सवाल पूछा था यूपीएससी ने, वो डिक्लेयर हॉटस्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल। एनजीओ ऑफ यूएसए। इसने घोषित किया अब तक कितने? 36 हॉटस्पॉट। 36 हॉटस्पॉट में से 4 भारत में है, जिनके नाम है हिमालय क्षेत्र, पुराना नाम था पूर्वी हिमालय, अब नया नाम है हिमालय क्षेत्र। दूसरा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, पुराना नाम था वेस्टर्न घाट। तीसरा नाम है इंडो बर्मा, और चौथा नाम है सुंडालैंड। अच्छा, इनका कितना कितना एरिया भारत में? सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट का 64.9%, हिमालय क्षेत्र का 44.4%, इंडो बर्मा का 5% और सुंडालैंड का 1.28%। ठीक है। अब इनमें स्पीसीज कुछ देखो, जब आरबीसी वापस से उस ट्रेंड पे आ रही है, प्रजातियों के बारे में पूछ रही है कुछ, है ना? प्रजाति को कौन सी प्रजाति कहां पाई जाती है? अभी पिछले दिनों सेट के एग्जाम में गोल्डन लंगूर कहां पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र पूछा था। अच्छा, अब हम हिमालय क्षेत्र में प्रजातियों के बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, उनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजातियों के नाम छांटते हैं सबसे पहले, जो अत्यधिक संकटग्रस्त है। अरुणाचल प्रदेश में एक गिलहरी पाई जाती है उड़ने वाली, नाम दवा फ्लाइंग स्क्विरल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अत्यधिक संकटग्रस्त है, याद रख लेना, एक नाम है। दूसरी प्रजाति है जो असम में पाया जाता है, पिग्मी हॉक। पिग्मी का मतलब अफ्रीका की टाइप जो छोटे हैं, हाइट छोटी रहती है, और हॉक का मतलब होता है व्हाइट बोर्ड जंगली सुअर। तो असम में छोटे आकार का एक जंगली सुअर है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अत्यधिक संकटग्रस्त है। दूसरा नाम याद रखने लायक पिग्मी हॉक है। तीसरा नाम है यहाँ पर जो लिखा नहीं आपने अगर, तो वो है कश्मीरी बारासिंगा या कश्मीरी स्नेक, जिसको हंगुल कहते हैं, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक नाम लिख लो इसमें, हंगुल, जिसका दूसरा हंगुल तो लोकल नाम है, जिसको कहते हैं कश्मीरी स्नेक या कश्मीरी बारासिंगा। ये तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अत्यधिक संकटग्रस्त है। नाम दफा उड़न की लहरी, दूसरा नाम है मालाबार सिमेट, सॉरी मालाबार सिमेट क्या, पिग्मी हॉक, और तीसरा नाम है कश्मीरी बारासिंगा या कश्मीरी स्नेक या हंगुल। ये तीनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, नाम याद रखना इन तीनों के। उसके बाद में हिमालय क्षेत्र में ही कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से एक प्रजाति है लाल पांडा, रेड पांडा जिसको कहते हैं, जो सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मिलता है, लाल पांडा। दूसरी प्रजाति है सिक्किम के इधर हिमाचल तक, जिसको बोलते हैं गंगा डॉल्फिन और साथ में कस्तूरी मर्ग। तो लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन और कस्तूरी मर्ग, ये तीनों ही
एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। और चौथी अगर जोड़ो तो बर्फीला तेंदुआ या हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड जो लद्दाख में पाया जाता है, ये भी एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। साथ में गोल्डन लंगूर पाया जाता है यहां पर। और यहां पर एक भेड़ मिलती है जिसका नाम है हिमालयन ताहर। हिमालयन ताहर संकट के निकट है, इसको कोई खतरा अभी तक नहीं है। हिमालयन ताहर को कोई खतरा नहीं है। आगे बात, ताहर किसको कहते हैं? जंगली भेड़ को बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद में सह्याद्री, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नाम वेस्टर्न घाट। सबसे ज्यादा जैव विविधता और सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल एरिया भारत में 64.9%। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहां पाई जाती है। तो यहां पर एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसका नाम है मालाबार सिवेट। मालाबार सिवेट यानी कि जंगली बिल्ली, जो मालाबार यानी कि केरल के आसपास एरिया में मिलती है। दूसरा यहां पर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है लायन टेल्ड मकाक, शेर के जैसे पूंछ वाला बंदर। लायन टेल्ड मकाक एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। आगे बात समझ। इसके अलावा यहां पर पाई जाती है नीलगिरी ताहर, जो भेड़ है, एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त प्रजाति है ये नीलगिरी ताहर। ये 3 स्पीसीज के नाम यहां याद रखने हैं। उसके बाद इंडो बर्मा वाले नाम याद अपने को नहीं रखने हैं, है ना। जो 3 पक्षी हैं अजीब अजीब से, ग्रे क्राउन क्रोसियस, ऑरेंज नेक बैटरीज और व्हाइट हेयर नाइट हेरोन, ताजा पानी में मिलने वाले कछुए और प्राइमेट्स, ये याद नहीं रख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिर सुंडा लेक जो 1.28% एरिया है, उसमें हमें कोरल रीफ का पता है, मैंग्रोव का पता है, व्हेल का पता है। यहां पाई जाती है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग का नाम याद रखना है। ड्यूगोंग का दूसरा नाम है सी काऊ, समुद्री गाय, सी काऊ बोलते हैं ड्यूगोंग को। और ये सुबेते कैटेगरी में आती है, वल्नरेबल सुबेते कैटेगरी में है। और इसको बचाने के लिए अभी ड्यूगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के पास खोली गई है। तमिलनाडु के पास में ड्यूगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, ठीक है। ड्यूगोंग का नाम याद रखना है। दूसरा यहां पर समुद्री मगरमच्छ। मगरमच्छ सामान्यतः साफ पानी में मिलते हैं, लेकिन यहां पर लंबे वाले मगरमच्छ जो 25-25 फीट लंबे हो सकते हैं, वो यहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने हॉटस्पॉट। उसके बाद में एक सवाल बनता है हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का। वे हॉटस्पॉट जहां पर स्थानीय प्रजातियों की संख्या दूसरे हॉटस्पॉट की तुलना में ज्यादा होती है। कितनी संख्या है? 8। 4 एशिया वाले हॉटेस्ट हॉटस्पॉट के नाम बता दो। इंडिया वाले 4 में से एक नहीं है, कौन सा? हिमालय क्षेत्र नहीं है। कौन से 3 है? अच्छा, चौथा कौन है एशिया में? फिलीपींस। 2 अफ्रीका वाले नाम बताओ। मेडागास्कर और केनिया, तंजानिया का पूर्वी आर्क क्षेत्र। फिर जो है वो नाम बताओ एक साउथ अमेरिका वाले का, ब्राजील अटलांटिक क्षेत्र। और फिर उसके बाद ब्राजील के जस्ट ऊपर कैरेबियन क्षेत्र। 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है ये। विच अमंग फॉलोइंग सवाल बनता है क्या से। फिर उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की कंसेप्ट जो है वो यूनेस्को की है, तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का कार्य जो वो राष्ट्रीय सरकारों के साथ मिलकर कौन करता है? यूनेस्को। याद रखने लायक बात है। कौन से प्रोग्राम के तहत घोषित किए जाते हैं? एमएबी प्रोग्राम, मानव तथा जीव मंडल कार्यक्रम। याद रखने लायक बात है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में कितने काम होते हैं? 3 काम होते हैं, संरक्षण, विकास और शिक्षा अनुसंधान। 3 ही काम याद है, 3 नाम याद रखने बस। संरक्षण किसका क्या नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 काम है, कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और एजुकेशन एंड रिसर्च। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कितने एरिया होते हैं? 3, कोर, बफर और ट्रांजिशन। कोर क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और सिर्फ हेडिंग याद रखनी है कि ये 3 क्षेत्र है, सही है। टेंथ में जाए तो कोर, हमने जो डायग्राम बना रखा है, कोर में सिर्फ संरक्षण को प्रमुखता, बफर में टूरिज्म, रिसर्च, एजुकेशन को, और ट्रांजिशन में विकास को। ये बातें हमने लिख रखी है, तो ये डायग्राम में। अब याद रखने लायक बात, फैक्चुअल सवाल आरपीएससी के नेचर के अनुसार ये है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पूरे विश्व में लगभग 750 के आसपास है, जिनमें से 18 भारत में है। और भारत में जो 18 है उनमें से यूनेस्को की लिस्ट में 12 है, ठीक है। 12 यूनेस्को की लिस्ट में है। उनमें से पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसको घोषित किया भारत में, कब घोषित किया गया था? 1986 में। यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कितने राज्यों में फैला है? नाम बताओ। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। अच्छा, उसके बाद में यूनेस्को सूची में लास्ट किसको शामिल किया गया? पन्ना बाईस। कब बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था? 2011 में। 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया था और 2020 में यूनेस्को लिस्ट में इसको शामिल किया था। अच्छा, 6 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को लिस्ट में अभी शामिल नहीं किया है। एक है नॉर्थ इंडिया में, एक है साउथ इंडिया में, एक है वेस्ट इंडिया में, और 3 है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट तीनों में एक, और 3 नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 5 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 3 ऐसे हैं जिनको अभी यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं किया है। असम वाले 2 बता दो, मानस और डिब्रू, अरुणाचल प्रदेश वाले का 1 और हिमाचल वाले का, आंध्र प्रदेश वाले का, गुजरात वाले का, राजकारण, सही है। तो 3 तो नॉर्थ ईस्ट वाले, जिसमें 2 असम में मानस और डिब्रू, और एक अरुणाचल प्रदेश में दिहांग विभाग, एक साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश का शेषाचलम पुष्पा वाला क्षेत्र, और एक पश्चिमी भारत में, और एक नॉर्थ इंडिया में गोल्ड डेजर्ट। तो टोटल 6 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनको यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया है। अच्छा, यूनेस्को लिस्ट में जिनको शामिल किया है उनमें से पहला है नीलगिरी, 3 राज्यों में। अच्छा, ऐसा कोई बायोस्फीयर रिजर्व और भी है क्या जो 3 राज्यों में फैला है? नाम बता दो उसका। कोई नहीं है, 3 राज्यों में सिर्फ एक है। अच्छा, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बताओ जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में फैले। 3 बायोस्फीयर रिजर्व है ऐसे जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में। एक तो नीलगिरी, एक अचानक मार अमरकंटक और अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई कहां है? केरल, तमिलनाडु। और अचानक मार अमरकंटक हम्पी और छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ऐसे राज्यों के नाम बताओ जिनमें 3-3 बायोस्फीयर रिजर्व है। एमपी में 3 है, नाम बताओ। पन्ना, पचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक। और कोई दूसरा राज्य भी है क्या? तमिलनाडु में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? नाम बताओ। नीलगिरी, अगस्त्यमलाई और मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। तो टोटल 3-3 वाले 2 है। अच्छा, उसके बाद में जो है वो महाराष्ट्र के बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताओ। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना नहीं है, कोई भी नहीं इन सब में, है ना। तो कई बार
मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से राज्य में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। राज्य का नाम दे दिया, बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे दिया। राजस्थान वाले का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है क्योंकि है ही नहीं। सही है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व के जो हमें पता होना चाहिए। ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी चीजें।